अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम है अजनबी हमसफ़र। स्टॉप इट, ओके, जस्ट शट अप। वो इतने हंसियाने अंदाज में चलाए कि गुस्से और नफरत से बेहाल वसाल अपनी जगह सुन्न होकर से देखने लगा। ब्लैक पैंट पर ऑफ वाइट ढीली ढाली शर्ट जेब तन किए वो गुस्से से कांप रही थी। ठंडी ठंडी हवा के सर्द झोंकों से उड़ते रेशमी बाल गालों को छू रहे थे। रोशन से आंखों में गुस्सा ही गुस्सा हलकोरे ले रहा था। शाम के धुंध लगे कदरे गहरे हो रहे थे। जंगल में एक अजीब सा अरताश पैदा हो गया था। रिशा खान के खूबसूरत गुलाबी होंठों से खून तेजी से बह रहा था, जिसे वो बड़ी बेदर्दी से हथेली की पुश्त से वक्तन फवक्तन साफ कर रही थी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी मिस्टर, देख लेना तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, समझे तुम। नफरत और हजियान से वो चलाई थी। वसार ने खोखला कहकर लगाया था, बड़ा गरूर है तुम्हें खुद पर। चीज़ क्या हो तुम। सितारा सी चमकती से आंखों में हर दर्जा हकारत और तमस्कर था। देखो तुम मेरे पापा को जानते नहीं हो, दुआ करो कि कभी इनके हाथ ना लगो, वरना तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का ऐसा हशर कर देंगे कि तुम खुद पेशाने से इनकारी कर दोगे। इसकी तंजिया मुस्कुराहट ने गोया से सलगा डाला था। बड़ी आई बड़े बाप की बेटी, जिसके बुज़दिल बाप में प्यार करके दुनिया को बताने के लिए जरा भी हिम्मत ना थी, जिसने प्यार के खुश रंग ख्वाब मेरी आपो की आंखों में भरे, लेकिन जिसके नाम की मेहंदी किसी और के हाथ में लगी थी। तुमने उदास आंखों में जिंदगी को तड़पते देखा है नहीं ना, मगर मैंने देखा है अपनी आपी को। आपी की किसी ठहरे हुए उदास समुद्र की वीरान आंखों में मैंने इनके गुलाब होंठों पर मुस्कुराहटों के ढेर फूल मुरझाए देखे हैं। इन्हें जिंदगी की गोद में पल पर मौत के लिए मचलते हुए देखा, और अब मैं तुम्हारा भी वही हशर करूंगा कि तुम भी जिंदगी की गोद में पल पल मौत के लिए दुआ कहोगी। तुम्हारे बुज़दिल बाप की कठोर मोहब्बत ने मेरी मासूम आपो को कब्र में उतार दिया है, लेकिन मेरे अंदर इंतकाम के शोले अभी भी चल रहे हैं। तुम लोगों ने मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरे ख्वाब, यहाँ तक कि माँ बाप के बाद मेरे जीने का वाही सहारा मेरी आपो तक को छीन लिया। अब देखना मैं तुम लोग की जिंदगी किस कदर जहर खोलता हूँ, समझे तुम। निहायत गुस्सेले अंदाज में वो दौड़ा था। ये गलत है, मेरे पापा बेकसूर है। उन्होंने तुम्हारी पप्पो को चाहा जरूर था, लेकिन इन्हें घर से भागने का इनका कोई इरादा ना था। वो खुद भागकर पापा के पास आई थी, क्योंकि तुम्हारे पापा और दादाजी जबरदस्ती इनकी शादी अपने खानदान में किसी ऐसे शख्स से करवाना चाहते थे जिन्हें वो कतई पसंद ना करती थी। मैं चलकर इसने वजाहत पेश की तो वो गोया बशर सा गया था। तो तुम्हारे बाप ने इसने क्या दिया? शादी के झूठे बातें, नाकाम मोहब्बत की तसल्लियाँ, जिन्हें वो सारी उम्र सीने से लगाए सिलकती रही है। तुम्हारे बुज़दिल बाप ने बड़ी होशियारी से खानदानी मजबूरी का राग अलाप कर इनसे मुंह फेर लिया था। कभी सोचा इसने कि इनका क्या बना होगा? वो एक इज्जतदार सीधी सादी मासूम औरत, जिसने प्यार के मान में अपना घर बार छोड़ दिया था, कहाँ गई होगी वो? क्या हशर हुआ होगा इसका? बड़ा बदनसीब था तुम्हारा बाप। अरे जिसने हंसी वफा की देवी को ठुकरा दिया, जिसने इसकी बेवफाई का जहर पीकर बेसदा इसकी खोखली मोहब्बत का भरम रखा, जिसने कभी आह तक ना की थी, अंदर ही अंदर हर जख्म को पालती रही, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे भी नहीं, मैं जो इनकी जान था, जिसे उन्होंने मम्मी के बाद अपने सीने से लगाकर पाला था। मुझे तो इनकी इबरतनाक मौत की असल वजह शायद तुम्हारे भी मालूम ना होती। अगर मैं इनकी डायरी ना पढ़ लेता, आकाश मैं इनकी जिंदगी में ही इनके मुजरिम को खून के आंसू रुलाकर इनके सामने पेश कर सकता, इन्हें दिखा सकता कि देखो इनके वसी ने इनके एक एक जख्म को अपने होठों से चुन लिया है। अपनी ही रो में बोलता वसाल इसे कोई खतीब ही लगा था, लेकिन अपने महबूब और पापा की तस्लीर ने इसे सलगा दिया था, और वो चीख उठी थी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस चीज़ की सजा दे रहे हो तुम? आंसू फिर से गालों पर लटक आए थे, आवाज़ भीग गई थी। आज निकाह का फंक्शन था। तुम्हारे इस महल जैसे घर में दुल्हन साहबा की अचानक गुमशुदगी ने कैसे हलचल मचाई होगी सारे घर में। वो औरत, वो तुम्हारा बूढ़ा बाप, वो तो बेमौत मर ही क्या होगा। लोग की हमदर्दियों की आग में मुझे जहरीले अल्फाज सुनकर कितना मजा आएगा जब तुम वापस अपने घर जाओगे, और कितना लोग तुम पर थू थू करेंगे। तमाम उम्र मूंग दलोगी तुम अपने बाप के दिल पर, और तमाम उम्र इसकी आंखों से जो आंसू गिरेंगे, इससे मेरे सीने में धकता इंतकाम का लावा ठंडा होगा। कसूर पूछती हो तुम अपना, तो सुनो, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम इस फरेबी इंसान की वाहिद औलाद हो जिसने मेरी आपो को ताहयात सुलगाया है। इन्हें बेकसूर से सारी बरादरी में रुसवा किया है, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, समझे तुम। रोशन आंखें आग की सी में थक रही थी। लंबे लंबे डाक भरता वो कोठरी से बाहर निकल गया तो बेबसी से वो होंठ काटती है। रिशा खान वहीं कोठरी के कोने में टिक गई थी। घर वालों की याद शिद्दत से आने लगी थी। जाने इसने कि यूं अचानक गायब होने जाने पर पापा जी को कितना गहरा शौक पहुंचा होगा। जाने सारिम भैया परेशान में इसे कहाँ तलाश कर रहे होंगे। दुआ भाभी मुसलसल आंसू बहाती इसके लौट कर आने और मिल जाने के लिए कितनी बेकरार होंगी। और खुदा मैं क्या करूँ, इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, इनका चाहिता फसान है जिस पर पापा सबसे ज्यादा एतबार करते हैं। पूरा ऑफिस जिसके रहमो करम पर छोड़ रखा है। इस वाक़े से कबल वो खुद इसके इससे भयानक रूप से वो कब वाकिफ थी। कॉटेज में ज़रूरत की हर चीज़ की दस्तयाबी इस बात की शहादत थी कि इसके अगवा का प्लान कई रोज़ से ही तय पाया गया था।
शायद तब से जब पापा ने इसकी और कशान की बाकायदा एंगेजमेंट का ऐलान करते हुए निकाह की रस्म ठीक 1 हफ्ते बाद तय की थी, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद कशान को अपना एमएससी फाइनल ईयर क्लियर करने के लिए लंदन फ्लाई कर जाना था। लेकिन ये अचानक हालात ने कैसा पलटा खाया था। उफ, सब मेरे लिए किस कदर फ़िक्रमंद, कितने परेशान होंगे। बेबसी से वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी थी। खुदा करे तुम मर जाओ वसान, खुदा करे तुम्हें कल का दिन देखना नसीब ना हो। सिसकते लबों से बददुआ निकली और हिचकियों में घिर गई थी। मौसम में खनकी बहुत बढ़ गई थी। वसान का कुछ अता पता ना था कि कहाँ गया है और कब वापस लौटेगा। चूं-चूं शाम गहरी होती जा रही थी, वैसे ही यहाँ से फरार होने का मंसूबा इसके दिल में हलचल मचा रहा था। इस कदर सुनसान जंगल की तन्हाई और जंगल दरिंदों का खौफ अलग से जान खुश कर रहा था। झोंपड़ी में ही एक साइड पर रखी शॉल इसने अपने इर्द-गिर्द लिपट ली थी और एक कोने में टेक लगाकर बैठ गई। थकन उन्हें कहा न जाने कब इसे नींद की वादियों में धकेल दिया। वसाम वापस आया तो इसी पोजीशन में बैठी सो रही थी। धीमी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई थी। जाने वो कब तक इसे यूं ही बिला मकसद देखता रहा। कहीं न कहीं लेकिन हकीकतन बोल्ड ये खूबसूरत लड़की से इस वक्त भी बेहद अच्छी लग रही थी जब वो अपनी ड्यूटी के पहले दिन इसके ऑफिस में खान सैफुल्लाह के साथ से मिला था। सैफुल्लाह खान से मिलना इनका तमाम जीतना तो इसके इंतकाम और इसके मकसद का हिस्सा था, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे से मिलना तो महज इत्तेफाकिया ही था। और वो तो जाने कब से चुपके दिल ही दिल में से जा रहा था, मोहब्बत कर रहा था। इसे तकलीफ पहुंचाने का तो वो सोच भी नहीं सकता था और बज़ाहिर इसका ऐसा कोई इरादा भी ना था। अगर सैफुल्लाह खान इसकी ज़िंदगी का फैसला इतनी जल्दी किसी और से वाबस्ता ना करते, इसे किडनैप करने अपने तड़पते मचलते दिल को तशफ़ी देने और सैफुल्लाह खान को चोट पहुंचाने का ख्याल तो अचानक ही ज़हन में आया था। सब कुछ किसी अनजाने कुव्वत के तहत खुद ब खुद होता चला गया। लेकिन सुबह इसके ज़बरदस्त थप्पड़ के बाद अरीशा खान के खूबसूरत होंठों से बहने वाले खून ने इसे एक पल के लिए तो तड़पा के रख दिया था, लेकिन इसने खुद पर ज़ब्त किया था। अगर वो ज़रा सा निंदा न पड़ जाता तो इस शख्स से इंतकाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता, जिसे इसने हमेशा काबिल नफ़रत जाना था। आंखों के हल्के में इसका खूबसूरत सरापा लिए इसने कदरे फासले पर वो खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। अरीशा की आंख अचानक खुली तो जंगल अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ था। डबडबाती आंखों से इसने इधर उधर देखा। कॉटेज में सिवाय इसके और कोई ना था। पापा जी, दुआ भाभी, सारिम भैया और कशान के चेहरे पर जो ही निगाहों में आए वो हर किस्म के खौफ खतरे से जैसे बेनियाज हो गई थी। शॉल वहीं झोपड़े में फेंक कर तेज से बाहर निकल आई। एहतियात से दौड़ती हुई पहाड़ी टेले से नीचे उतर आई थी, जिस पर महफूज कॉटेज तामीर की गई थी। पर बीच रास्तों को बड़ी होशियारी से दूर करती हुए काफ़ी आगे निकल आई थी। ये सुबह कास्बे का अंधेरा और अकेलेपन का खौफ घर बखैरियत पहुंच जाने की शदीद तमन्ना पर कतई हावी ना था। गोद दुरुस्त रास्ते का इल्म ना था, लेकिन वो मुसलसल भाग रही थी। फिलहाल इस वहशी इंसान की पहुंच से दूर जाना चाहती थी। पाँव में नाजुक से इस सैंडल के बाइस तेज से दौड़ने में काफ़ी दुश्वारी हुई थी, लेकिन इरादे की पुख्तगी में कोई कमी ना आई थी। यहाँ तक कि वो कई बार गिर भी पड़ी थी। एक यकीन था, महूम सी उम्मीद थी कि बखैरियत घर पहुँचने की, जो इसे मुसलसल बाहौसला रखे हुई थी। अभी वो आगे बढ़ना ही चाह रही थी कि एक मोटा ताज़ा धारीदार सांप दरख्त से लड़कता हुआ इससे कुछ फासले पर सामने आ गिरा था। अचानक आफताब पर अपनी बेसाख्ता निकलने वाली फलक शगाफ चीख को रोक ना पाई थी। सुनसान जंगल इसकी ज़बरदस्त चीख से गूंज कर रह गया था। हमारे खौफ की इसकी आंखें मिच ली थी। तभी चरमराते पत्तों में आहट पैदा हुई थी। मारे खौफ के पसीना पसीना हो गई थी। टांगें कांप रही थी। दिल की धड़कनें बुरी तरह मुंतशिर थी। बड़ा शौक है तुम बाप बेटी को भागने और भगाने का, चलो वापस। वसान की मानूस रौबदार आवाज़ जो ही समातों से टकराई, इसका खौफ चंद हो गया था। नाजुक हाथ इसके भारी मजबूत हाथ में मुकीद था। तो गोया मैं कभी घर वापस नहीं जा सकूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम इसके अंदर जैसे कोई चलाया था और इसने झटके से इसका हाथ चढ़ाकर भागना शुरू कर दिया। वसाम भी पीछे लिपका वो अंधाधुंध भागने लगी थी। वसाम को इसे दोबारा काबू में करने के लिए खासी मेहनत करना पड़ी थी। स्याह रेशमी बाल इसकी मुठ्ठियों में थे। दर पे दर थप्पड़ों की बरसात ने इसे आधमुआ कर दिया था। पल ही पल में इसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा जाने लगा और वो बेहोश होकर इसके बाजू में झूल गई। सुबह खासी रोशन थी। दिन का उजाला हर तरफ फैल चुका था। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन नकाहत ने ये कोशिश नाकाम बना दी। वो 2 दिन से बिल्कुल खाली पेट थी। पानी के चंद घूंटों के सिवा हलक से कोई चीज़ नीचे ना उतरी थी। भूखे मारे आंखों में आंसू आ गए थे। खाने पीने की कोई चीज़ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो अंदर कॉलेज में दाखिल हुआ था। मुकम्मल ब्लैक पैंट शर्ट में इसका खूबसूरत सराफा नहायत दिलकश लग रहा था। रोशन कुशादा पेशानी पर रेशमी ही स्याह बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, जैसे वो सलीके से बाएं हाथ से संवार रहा था। हूँ अब आराम है, बहुत शौक है तुम्हें भागने का। देख लिया भागने का अंजाम। बड़ी बड़ी रोशन गुलाबी आंखों में तमस्कर था, जबकि घनी मूंछों तले दबे गुलाबी होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली हुई थी। तुम कुछ भी कर लो जंगली इंसान, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं हूँ। देख लेना मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। गुस्से से वो फंकारी थी। वसान
ये कह के नहीं देर तक इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया था। बात सुनो, मैं ज़रा घर जा रहा हूँ, तुम्हारे बाप और भाई को तसल्ली देने जल्द वापस आ जाऊँगा। लेकिन इस दौरान अगर तुमने ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना नताइज की जिम्मेदार सिर्फ तुम पर होगी, क्योंकि ये जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। ये जगह जहाँ इस वक्त तुम मुकीम हो फिलहाल काफ़ी महफूज है। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। सुना है तुम्हारा बूढ़ा बाप अस्पताल में दाखिल है, ज़बरदस्त अटैक हुआ है दिल पर। जब इसे खबर मिलेगी कि इसकी चहेती बेटी कैसी बेदर्दी से जंगली जानवर की खुराक बन गई तो बेचारा मौत से पहले ही मर जाएगा। क्यों? रोशन आंखों में चमकती मुस्कुराहट इसे सख्त जहर लगी थी। पापा जी की तशवीशनाक हालत ने इसे अलग दिल हिला कर रख दिया था। झील सी खूबसूरत आंखें भर भर आई थी। क्यों दुख हुआ ना, ये सुनकर कुदरत को यही मंजूर है। बस अब तो ये कैद तन्हाई भी थोड़े ही दिनों की है। जैसे ही डॉक्टर ने इसे किसी भी किस्म के शौक से दूर रखने की तलकीन की, इसी दिन तुम्हें लेकर जाकर फेंक आऊंगा इसके सामने। कहो कैसा लगा ये आइडिया? मुस्कुराते हुए होंठों और आंखों में हदरचा संगदिली लिया इसने कहा था। ऋचा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। क्यों आइडिया अच्छा नहीं लगा? वो उठ के उसके करीब चला आया था, इतना करीब के बावजूद कोशिश के खुद को इसके सीने से लगने से दूर न रख पाए थी। नाजुक सा कोमल वजूद मजबूत बाजू के शिकंजे में बिछ रहा था। गरम गरम बहकी सांसों में से अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ था। पसीना बेसना हो गई थी। कमजोर लड़की भला इतने मजबूत ताकतवर इंसान से अपना दफा करने में कैसे कामयाब होती? देखो मुझसे दूर रहो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। न चाहते हुए होने के बावजूद भी आवाज़ भीग गई थी। अरे क्या कहा तुमने? तुम ऐसी लड़की नहीं हो तो कैसी लड़की हो? बताओ मुझे, कमोन बताओ कैसी लड़की हो तुम? इसे झटक कर खुद से अलग करके वह तिरछी से बोला था तो ऋचा ने एक जबरदस्त थप्पड़ गैर इरादी तौर पर इसे झट दिया था। ऐसी लड़की ही हूँ मैं। आई समझ खूबसूरत चेहरा गुस्से से थक उठाता। बस न चलता किस वैश्य इंसान का खून करते जो बिला वजह से टॉर्चर कर रहा था। तुम्हारी इस कमजात आंखों से तो कुछ अच्छी ही हूँ। किसी के साथ घर से भागी तो नहीं, जाने क्यों दिल का जहर जुबान तक आ गया था। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, वसान के लगातार थप्पड़ों ने से घुमा डाला था। जलील औरत, आपको को गाली देती हो? मुझे देखना, आज के बाद मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दुनिया तुम पर थू-थू करती फिरेगी। मौत मांगोगी तुम, मौत भी नहीं मिलेगी, समझी तुम? ऋचा ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा था। एक झटके से इसे धक्का देता वो तेज चलता झोंपड़ी से बाहर निकल गया। भूख की तकलीफ न कहा तो थप्पड़ों के दर्द ने इसका जोड़ जोड़ जैसे तोड़ के रख दिया था। शाम के साए जो ही कदरे गहरे हुए, तेज बुखार ने इसे बेहाल कर दिया था। खुश्क लबों पर बार बार जुबान फेरती हुआ वो मुश्किल इरता रखने की कोशिश कर रही थी। वसान वापस लौट रहा था। वो तेज बुखार में फक रही थी। लंबे रेशमी बाल बेतरतीब बिखरे हुए थे। सर्दी के मारे जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। आंखें जो नकाहा से बंद थी सूजी हुई सी लग रही थी। खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशान अभी भी वाज़ा थे। बेख्तियारी उसे देखने लगा था। हल्के से इसकी पेशानी को छुआ तो हाथ जैसे जलते तवे पर रख दिया हो। वो तो खतरनाक हद तक बुखार की लिपट में थी। ला गुस्सा सही, लेकिन वो बहरहाल इसे मारने का इरादा नहीं रखता था। बर्तन लेकर तेज से नीचे की तरफ बहने वाली नदी पर गया था। पानी लेकर वापस आया तो आंखें खोले बेबसी से इधर-उधर देख रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ बुखार है, कुछ फल वगैरह देता हूँ, इन्हें खाकर ये बुखार की टैबलेट ले लो जो मैं घर से वापसी पर अपने लिए लाया था, और ये कंबल भी अच्छी तरह लिपट लो। ये मत समझना कि मैं हमदर्दी में मरा जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी फजूल जात के कत्ल का बोझ अपनी रूह पर बार रखना नहीं चाहता। पता नहीं वो सांझ जता रहा था या अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। ऋचा के हल्क में गम का फंदा सा फंस गया था। मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मैं दे दूंगी ये यूं ही भूख से मर कर अपनी जान। वो जितनी शिद्दत से चिल्लाई थी, लहजा इतना ही भीग गया था। कब से रुके आंसू गालों पर फिसल पड़े थे। वसाम के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। सचमुच पहले तो बड़ी बहादुरी दिखा रही थी, क्या हुआ एक ही दिन में सारी अकड़ निकल गई है। मुस्कुराते हुए इसे अपनी बेबसी का मजाक उड़ाते महसूस हुए। सीधे सीधे खाना है तो खाओ, वरना मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। एकदम ही दो टोक लहजे में कहता वो उठ खड़ा होता, तेज से लंबे लंबे डाक पड़ता बाहर निकल गया। वो वापस आया तो तमाम चीज़ें इसी तरह रखी थी। अलबत्ता रेशा बुखार और नकाह से निढाल थी। दिन का खूब सा उजाला रात की तारीकी में डल चुका था। सर्दी का एहसास काफ़ी बढ़ गया था। कोठरी से बाहर इसने घास फूस और दरख्तों की चंद सूखी शाखें जमा कर के आग जलाना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ लाई हुई मछली भी भून रहा था। सुनो प्लीज़, रहम करो मुझ पर, मुझसे अब और तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। आवाज़ फिर से भीग गई थी। हालांकि लंदन से वापसी पर काशाने से देखते ही कानों का हाथ लगा लिए थे। इसकी ढिठाई और बोल्डनेस पर वो बेहद चिढ़ जाता था। मजाल है जो वो किसी बात को सीरियस ले, और अब आलम ये था कि बार बार आंखें भीग जाती है। वसान ने एक नज़र में ही इसके निडाल सरापे पर डाली थी। याद रखना, इसके बाद अगर तुमने यहाँ से फरार होने का तस्वर भी किया तो यहीं कत्ल कर दूंगा। ही समझ। इसकी काबिल रहम हालत के बावजूद भी वो संगदिली से नरमी बरतने का रवादा ना था। वो फिर से बाहर आकर आग तपाने लगा था। ऋचा कंबल अच्छी तरह पर कपड़े बसी से होंठ काटने लगी थी। सूजे हुए चेहरे की तकलीफ बेहद शदीद थी, लेकिन भूख की तकलीफ इससे भी बढ़कर थी। पेट की आग ने आना गुस्सा सब कुछ भुला डाला था। बस बेबस होकर वो पास पड़ा, सेब उठाकर खाने लगी। वसान ने अचानक सर उठाकर एक मुस्कुराती नजर इस पर डाली, फिर दोबारा अपने काम में लग गया था।
अरीशा सब कुछ बस ढाल कर फिलहाल पेड़ पूजा में मसरूफ़ थी। वो जान चुकी थी कि अगर भूख या बीमारी ने इसे ख़त्म भी कर डाला तब भी इस जंगली इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर ख्वाह इसे जिताने या नखरे दिखाने का फ़ायदा। वो कौन सा हमदर्द दोस्त था जिसे इसकी फ़िक्र होती और वो इसे मन्नत करके खिलाता। ज़िंदगी ने भी कितनी बेरहमी से अजीब तकलीफ़ दोराहे पर लाकर खड़ा किया था। भूख की तकलीफ़ मिटते ही नींद इस पर गालिब आना शुरू हो गई थी और वो अच्छी तरह कंबल लिपट कर सोने की कोशिश करने लगी। रात के किसी पहर अचानक इसकी आँख खुली तो इसे चेहरे पर रेंगती उंगलियों का लफ्ज़ महसूस हुआ था। घबराकर फट से इसने दोनों आंखें खोली तो वसाम को करीब आया था जो उसके चेहरे पर लगे जख्मों को जांच रहा था। इसे आंखें खोलते देखकर फौरन उठ खड़ा हो गया था। गमों गुस्से से वो बेहाल हो गई थी। बस यही है तुम्हारा किरदार, इंतकाम की आड़ में अपनी ज़ात हवस के लिए मासूम लड़कियों को किडनैप करना और फिर इसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना। चौंके से नफरत से कांपती आवाज़ में वसान ने इसे घूरा था। फिर इसने वो जो कुछ किया वो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। लाख दिल का मामला सही लेकिन अपने किरदार पर चोट इसे कतई गवारा ना थी। सब भारी भरकम हाथ फिर इसके खूबसूरत नाजुक गालों पर बरस पड़ा था। स्याह रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़ते हुए गम गुस्से से खोल उठा था। मेरे किरदार को चैलेंज कर रही हो तुम क्या समझती हो क्या इतनी सस्ती ख्वाहिशात है मेरी? सॉरी मैडम, मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे बाप को शौक पहुंचाना है और बस तुम्हारे बुज़दिल पापा की तरह औरतों की ज़िंदगियों से खेलना मेरा मशगला नहीं है। गहरी कारी ज़रब लगी थी इसके दिल पर कि वो फट पड़ा था। ऋषा कतरे सहम कर से देखने लगी जो बेचैनी से होंठ काटते और कुछ सोचते इधर उधर ठहरा था। फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर वो ठहरा। धीरे धीरे चलता इसके करीब आया था। कुछ देर दोनों जानों पर बैठ कर इसकी खूबसूरत आंखों में देखता रहा। फिर इसका हाथ थामते हुए बोला था, चलो अब भी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ कर आऊँगा। अजीब सा नुकीला लहजा था। ऋषा की आंखें मारे हैरानगी के खुली की खुली रह गई थी। इसे अपनी समातों पर यकीन ही ना आया था। पता नहीं वो वाकई इतना बाकिरदार था या बनने की कोशिश कर रहा था। नहीं, इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। सुबह दिन निकलने से कबल चलेंगे। इसकी आंखों में खोई हुई वो कुछ ऐसे अंदाज में बोली जैसे इसे शॉपिंग के लिए ऑफर की गई हो। वो सामने सचती सी नज़र इस पर डालकर रुख फेर लिया था। ऋषा अभी तक यकीन और बेयकीनी की कैफियत में उलझी हुई थी। बकिया सारी रात आंखों में कटी थी। सुबह दिन का उजाला फैलने से कबल ही वो इसे लेकर झोंपड़े से बाहर निकला था। नाजुक हाथ इसकी गिरफ्त में था। होंठों पर मुसलसल खामोशी का कुफल डाले वो तेजी से जंगल के बीचों रास्ते को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ा था। कई बार वो लश्कर गिरी लेकिन वो सामने सहारा नहीं दिया था। उसे आधे घंटा ऐसे ही वीराने का अबूर करने के बाद इन्हें कुछ फासले से ऊंचाई पर शहर जाने वाली सड़क पर नजर आई थी। तेज से ढलवान पर चढ़ते हुए वो ऊपर सड़क पर पहुंच गया लेकिन हरीशा के लिए बहुत मुश्किल था। वो बार बार चढ़ने की कोशिश करती और बार बार फिसल कर गिर जाती। इतना चार वसाम को उसे सहारा देकर ऊपर लाना पड़ा। थोड़ी ही देर में वो वहाँ सड़क पर गाड़ी के मुंतजिर रहे थे। खुदा खुदा करके बस आई तो वसान इसका हाथ थाम कर बस में सवार हो गया। इसे सीट पर बिठाकर वो खुद खड़ा हो रहा था। होठों पर मुसलसल खामोशी अब भी थी। अलबत्ता आंखें बहुत उदास लग रही थी। इसे सफर का एहसास भी ना हुआ कि गाड़ी रोकी इसे इसके घर के करीब उतार कर वो कुछ देर खड़ा इसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे तेज कदम उठाता इससे दूर होता गया था। आंसू से भरी आंखें लिए वो तकरीबन भागती हुई गेट खोलकर घर में दाखिल हुई। खूबसूरत लॉन, दीवार, हर चीज़ से उदासी और वीरानी टपक रही थी। पापा जी, भाई कहाँ हैं आप? हमारे वहशत की वो चिल्ला उठी थी। तभी बरामदे में दुआ भाभी की सूरत नजर आई। वो भाग कर इनसे लिपट गई थी। दुआ भाभी खुद इसे दीवानों की तरह चूम रही थी। अर्शी मेरी जान, कहाँ चली गई थी तुम? बिना बताए आंसू ने आंखें जलथल कर दी थी। कुछ देर संभल कर ऋषा ने सारी दास्तान इनके गोश गुजारती थी। दुआ को जबरदस्त शौक लगा था। वसाम ने ऐसी हरकत इतने नाजुक मौका पर कैसे कर सकता है, इस बात का तो इन्हें गुमान भी ना था। हैरत से अपनी आंखें फाड़े वो उसे सुनती रही थी। भाई, पापा जी कैसे हैं आप? सारी भैया, काशी क्या हाल है? काम मचल कर आंसू साफ करते उसने पूछा था। अब्बू को दिल का जबरदस्त अटैक हुआ है। तुम्हारे भैया इनके पास अस्पताल में है और वो काशी सिर्फ 3 रोज से बिना कुछ खाए पिए खुद को कमरे में कैद कर ही रखा है। ना किसी से बोलता है ना ही कुछ कहता है। परसों इसकी लंदन के लिए फ्लाइट है। अंकल व आंटी अलग परेशान है। तुम फिलहाल आराम करो, मैं अस्पताल जा रही हूँ। तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। अब्बू से फिलहाल तुम ना ही मिलो तो बेहतर है। 2-4 दिन के बाद इन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर मैं सब कुछ ही संभाल लूंगी। मोहब्बत से इसे साथ लगाए वो धीमे कहते रही थी। मचलते दिल को तसल्ली देकर ऋषा ने इस बात में सर हिलाया। दुआ भाभी धीरे धीरे चलती बाहर निकल गई। काशी प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्यों कह रहे हो तुम ऐसा? काम थे हाथों में रिसीवर था। मुसलसल कशान से राब्ता के लिए बेचैन थी जो शदीद नाराजगी के इजहार के तौर पर बार बार इसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन कट कर रहा था। मुझसे तुम क्या समझती हो? बात मत करो। तुम मोहब्बत कोई खेल है और मैं कोई खिलौना हूँ? कोई यूं भी जज्बात से खेलता है अर्शी? वो फ़ोन पर ही सिसक पड़ा था। ऋषा को अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ था। काशी प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ।
तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा साथ तो मेरे लिए बासे फ़ख्र है, लेकिन मुझसे पूछ तो लो काशी कि मेरे साथ क्या कहानी बनी। क्या तुम्हारी अर्शी तुम्हारे बिना खुशी से जी सकती है? इसका जवाब दे गया था। कशान तरफ कर ही तो रह गया था। अर्शी प्लीज़ रो मत, देखो मैं आ रहा हूँ अभी, और इसी वक्त ओके बेताबी से इसने जल्दी से कहा, और फिर बिना इसका जवाब सुने फ़ोन रख दिया था। आधे ही घंटे में मेरे कुचले कपड़े बगैर धुले चेहरे पर भरती हुई शेव, सूजी आंखें लिए वो इसके सामने था। इसको देखते अरीशा को गोया पागल ही हो गई थी, बिलक बिलक कर रोने लगी थी। सर इसके कंधे से टका कर देर दर सिसकती रही थी। अर्शी प्लीज खुद को संभालो, क्यों तकलीफ दे रही हो मुझे? कशान से इसका रोना देखा ना गया तो अलग करके अपने हाथों से इसके आंसू पोंछने लगा था। खुद इसकी आंखें, इसकी खूबसूरत आंखों के गोशे नम हो चुके थे। रीशा ने इसे एक्सीडेंट की फर्जी दास्तान सुनाकर मुतमिन कर दिया था। वो जानती थी कि कशान बहुत जज्बाती इंसान है, अगर इस हकीकत का इल्म हो गया तो वो बहुत जज्बाती हो जाएगा, कुछ भी कर देगा। हो सकता है इसके दिल में खुद इसकी मोहब्बत के लिए भी मैल आ जाए, और वो बस यही तो इसे गवारा ना था। कशान एक पल के लिए भी इससे नजरें फेर ले, ये वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुख्तसर लफ्ज़ों में वो इसकी बेरुखी और रीशा के लिए मुँह से बदतर थी। सो उसने यही कहा कि तेज तेज से पैदल ही सड़क क्रॉस करते वो किसी खातून की गाड़ी के नीचे आ गई। तो इस खातून ने 2-3 दिन इसकी तमादारी करके इसे अपने पास रखा था। कशान को लगा इसकी जान में जान आ गई। वो तो पता नहीं क्या कुछ सोचे जा रहा था और क्या हुआ था। फ्लाइट कब है तुम्हारी? इस तरह इसके कंधे से टकाकर आंखों को साफ करते उसने पूछा था। काशी मेरा साथ दोगे ना? इसके दोनों हाथ मोहब्बत से थाम कर अपनायत से बोला तो अरीशा ने इस बात में सर हिला दिया। चलो अब तुम भी अपना हुलिया दुरुस्त करो, क्या दीवानों जैसा हाल बना रखा है अपना। इसकी शर्ट के बटनों से हिलती हुई थोड़ी सी खफकी से बोली तो कशान मुस्कुरा दिया। क्यों, इस दीवाने का ये रूप अच्छा नहीं लगा तुम्हें? 3 ही दिन में तुमने ये हाल कर लिया है। अगर जो सारी उम्र के लिए मैं तुमसे बिछड़ गई तो क्या करते? उसकी दीवानगी से वाकिफ थी तभी तो इतना सताती थी। बचपन में उस साई की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। इसे याद था काशी इसे कितना सताता था। काशी प्लीज़ मत जाओ। बहुत सख्त के बावजूद भी वो बर्दाश्त ना हो सका तो इसका हाथ थाम कर वो रो पड़ी थी। इसकी इस हरकत ने खुद ब खुद से कशान को भी बेहाल कर दिया था और उसने लंदन जाने से इनकार कर दिया। तमाम घर वालों ने वह मुश्किल से समझा बुझा कर मिन्नतें करके बिलाखिर इस वक्त अरीशा की उंगली में इसके नाम की अंगूठी डालकर इसे मुतमिन कर दिया था कि वो जब भी वापस आएगा अरीशा इसकी अमानत रहेगी। लेकिन इसके लिए बहरहाल इसे पहले अपना मुस्तकबिल बनाना होगा, और इस शर्त पर वो लंदन जाने के लिए तैयार हुआ था। वो भी अलीशा के मुस्कुरा के इजाज़त देने और इसरार करने के बाद फिर 3 साल बाद वो लौट आया था, और बाकायदा मंगनी की रस्म हुई थी। पप्पो की तो इसमें जान थी, इकलौता बेटा जो था। फिर अलीशा भी इन्हें बहुत प्यारी थी, सो वो खुद बहुत खुश थी। पापा जी भी बहुत मुतमिन थे। फिर कशान की ज़िद और ख्वाहिश पर ही 1 हफ्ते बाद निकाह की रस्म में करार पाई गई थी, और इसके 1 हफ्ते के बाद इसे 1 साल के लिए फिर से लंदन लौट जाना था। लेकिन हालात कुछ और ही हो गए थे। सारे ख्वाब पल में बिखर कर रह गए थे। अब दोनों एक दूसरे की जुदाई में तड़प रहे थे। बोलो ना काशी, अगर मैं सारी उम्र के लिए बिछड़ गई तो क्या करोगे? इसे गुमसुम देखकर वो बोली तो कशान गोया तड़प ही तो गया था, और फौरन ने इसके होठों पर हाथ रख दिया था। ऐसा न कहो अर्शी, खुदा के लिए भूल कर भी कभी ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी मुझे कबूल नहीं। मत इम्तिहान लिया करो मेरी दीवानगी का। मर जाऊंगा किसी दिन। यूं ही बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों के किनारे भीगे थे। रीशा को हमेशा इसकी दीवानगी से खौफ आता था। वो खुद कौन सा इसके बिना जी सकती थी। रीशा के दिल से आधा बोझ जैसे हल्का हो गया था। पापा जी अस्पताल से घर शिफ्ट हुए तो वो इन्हें देख कर रो पड़ी थी। भाई और भैया ने जाने इनसे क्या कहा था कि वो भी इससे ज़रा बदगुमान हुए बिना खूब मोहब्बत से मिले। प्यार किया रात के तक वो इनके पास बैठी रही थी। अलीशा के दिल से आधा बोझ जैसे हल्का हो गया था। पापा जी अस्पताल से घर शिफ्ट हुए तो इन्हें देखकर रो पड़ी थी। भाई और भैया ने जाने इनसे क्या कहा, से बदगुमान हुए बिना खूब प्यार से मिले थे। प्यार क्या रात गए तक वो इनके पास बैठी रही थी। पापा आपसे बिछड़ने के बाद फातिमा ने क्या किया था? इसके इस अचानक और गैर मुतवक्का सवाल ने चौंका दिया था। अभी भीगी आंखों से इसे देखने लगी। बोलिए ना पापा, जब आपने दादाजी के हुक्म से मजबूर होकर मामा जी से शादी कर दी तो उन्होंने क्या किया जिन्हें आपने मोहब्बत के कौलो करार सुनाए थे? अजीब तफ्तीशी लहजा था इसका। खान साहब इसे देखते रह गए थे। इन्हें हरगिज़ गुमान नहीं था कि इस मौके पर वो इतना गैर मुतवक्का सवाल करेगी। ये ठीक है कि उसे बेटी कम दोस्त ज़्यादा मानते थे, प्यार ही इतना था इससे। सो इन्होंने अपना हर दुख दर्द इसे शेयर किया था। लेकिन फातिमा ने मोहब्बत में चोट खाने के बाद क्या किया ये तो वो खुद नहीं जानते थे। इसे क्या बताते? अलीशा ने उदास निगाहों से इनके चेहरे को देखा, फिर वही रो में लहजा धीमा करके बोली थी। मैं बताती हूँ पापा, आपसे बिछड़ने के बाद वो टूट कर बिखर गई थी क्योंकि उन्हें आपकी मोहब्बत पर बहुत मान था, गरूर था। इन्हें यकीन ही नहीं
ईमान था कि आप मोहब्बत के सफ़र में इनके बगैर एक कदम भी तन्हा नहीं चल सकते, लेकिन आपने इनका मान कांच के बर्तन की तरह तोड़कर कच्ची-कच्ची कर दिया। वो घर जिसे वो आपकी मोहब्बत में छोड़कर आई थी, वो इनसे हमेशा-हमेशा के लिए छिन गया। वो घर ही क्या, माँ-बाप, बहन-भाई, वो गाँव, वो गलियाँ सब छिन गई। खाली दामन लिए वो दर-बदर के टुकड़ों में डुल गई थी। आपके शहर की धूल बन गई थी। सारी उम्र लोगों के घर में बर्तन मांजती, पोंछा लगाती, कपड़े सीती, खुदा की दी हुई ज़िंदगी के तोहफे में नाकाम मोहब्बत का ज़हर घूंट-घूंट कर पीती। सारी उम्र अपनों की फ़कत एक झलक देखने को तरसती रही, यहाँ तक कि अपने जवां साला भाई भावश की हादसाती मौत पर भी इस घर के दरवाजे इसके लिए खुले ना थे जिन्हें आपकी मोहब्बत में वो पीछे छोड़ आई थी। एक-एक ज़ख्म खुला था, लेकिन मोहब्बत ने इन्हें इनाम में क्या दिया पापा? सिर्फ आंसू और दर्द। इसे लगा इस वक्त वो खुद फातिमा के सरापे में ढली दर-बदर भटक रही है। खान सैफुल्लाह यार खान की चमकती आंखें रोशन के किनारे भीग गए थे। मोहब्बत किसी पर इतनी गहरा गुजरी होगी, ये तसव्वुर कब किया था उन्होंने? वो तो सारी उम्र यही समझते रहे कि मोहब्बत ने इन्हें भुला दिया। उन्होंने मोहब्बत को भुला दिया। कब इल्म था कि फ़कत मोहब्बत ही तो वो चीज़ है जो भुलाई नहीं भूलती। आपकी मोहब्बत ने इसी शहर की गोद में एक पोता अपनी थकी ज़िंदगी देखकर परवान चढ़ाया है। पोता अपनी थकी ज़िंदगी देखकर परवान चढ़ाया है पापा। वस्सान सदीकी बहुत घायल है, वो बड़े ज़ख्म लगे हैं इसकी रूह पर अपनी पुप्पो की जुदाई से सिसकती ज़िंदगी के तसव्वुर के। हो सके तो उसके दिल से ये ज़ख्म मिटा दीजिएगा पापा, अज़ाला कर दीजिएगा इसकी महरूमियों का प्लीज़ पापा। वो कब चाहती थी कि कोई इसके पापा से बेतहाशा नफ़रत करे, किसी के लिए इनकी ज़ात दायमी दर्द का बाइस बनी रहे। मोहब्बत का दर्द भला इससे भरकर कोई जान सकता था। सो बहते आंसू साफ करके एक पुरअज़म नज़र इन पर डालकर धीरे-धीरे चलती वो कमरे से बाहर निकल गई और सैफुल्लाह यार खान सोचों में उलझे अकेले रह गए थे, बिल्कुल अकेले। फातिमा जो गाँव के मुख्तसर से क़याम के दौरान इन्हें लाला जी के घर में पहली बार मिली थी, जब वो एफ एग्ज़ाम से फरागत के बाद थोड़े दिनों के क़याम के लिए साथ वाले गाँव में अपने बाबा साहब के तायाज़ाद भाई लाला जी के घर आए थे। लाला जी के बड़े बेटे जावेद से इनकी गहरी दोस्ती थी। फिर पता नहीं वो सहमी चिड़िया खूबसूरत तीखे नक्कुश वाली कैसे दम से इनके दिल में समाई कि थोड़े दिनों का क़याम एक वहाँ पर मुहित हो गया था। लेकिन इनका जाने को जी ही ना चाहा और फातिमा को भी शायद वो खूबसूरत नैन नक्कुश वाला गोरा चिट्टा शहरी लड़का बहुत भाग गया था। जब भी वो हर रोज़ खूब सज धज कर लाला जी के घर आती तो लाला जी की बेटी शहरीन के साथ काम में आगे रहती थी। मोहब्बत की खुशबू ने जल्दी ही इन दोनों को एक डोरी से बांध दिया था और वो तन्हाई में मिलने लगे। कौलो करार कस्में वादे वो इतना आगे निकल आए कि हर किस्म का खौफ व खतरा इनके दिल से निकल गया था। लेकिन यही खुशबू जैसे दूसरे लोगों में पहुंची तो वो उन्हें शहर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ना सिर्फ शहर जाने के लिए बल्कि बाबा साहब ने अपनी जान का वास्ता देखकर ज़बरदस्ती इनकी शादी इनके बचपन की मंगेतर शहला से कर दी, जो इनकी सगी भतीजी थी। और फिर शहला की खिदमतों और वफाओं और औलाद की जिम्मेदारियों में उलझकर वो फातिमा नामी लड़की को भूल ही बैठे थे। मोहब्बत दस्तक देखकर इनके दर तक आई थी, लेकिन वो कौल के पाबंद थे। कैसे इसे कबूल करते, सो लुटा दिया वापिस बिल्कुल खाली हाथ। और अब मोहब्बत अपना खराज मांग रही थी। अर्शी मेरा इंतज़ार करोगी ना तुम? एयरपोर्ट पर फ्लाइट में अभी थोड़ा वक्त है। सब पापा से मिलकर अब डीशा के दोनों हाथ थामे वो दोबारा हेत ले रहा था, जिसकी खूबसूरत झील सी आंखें आंसू से भरी हुई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ, फ्लाइट छूट जाएगी। निचला होंठ दबाकर इसने बज़ाहिर मुस्कुराने की कोशिश की थी। अच्छी बात है ना, छूट जाए, तुमसे दूर ना जाऊं। मुस्कुरा कर वो उसकी आंखों में देख रहा था। अच्छा, दूर ना जाओ, बिल्कुल ही पागल हो गए हो तुम, एक झटके से हाथ छुड़ाकर वहां से पूछते हुए बोली थी। हाय, तुमने ही पागल कर दिया है जालिम, किसी को क्या दोष दूं, अपना ही दिल दुश्मन हो गया है। ठंडी आ बढ़कर उसने उदासी से आसमान को देखते हुए कहा तो वो हंस पड़ी थी। अच्छा, अब ज्यादा जज्बाती मत हो जाओ, देर हो रही है। सबको सीढ़ी से उतरते देखकर वो संजीदा हो गई थी। अर्शी, कसम से तुम वाकई बड़ी संगदिल हो गई हो। जो मेरे दिल का ख्याल हो। मन्नत बड़े में शिकायत पर उतर आया था। तरीशा जज होकर से देखने लगी थी। अच्छा जनाब, जहाँ रहो खुश रहो, मगर देखो मेरा इंतज़ार करना। सिर्फ 1 साल, एग्ज़ाम से फारिग होते ही मैं पाकिस्तान भाग आऊँगा और फिर आप होंगी, हम होंगे और वो हसीन दिन होंगे। क्या ख्याल है? बैग उठाते उठाते फिर से शौक हुआ था। एयरपोर्ट लाउंज में लंदन जाने वाले मुसाफिरों के लिए अनाउंसमेंट की जा रही थी। धीमी धीमी मुस्कुराहट अरीशा के खूबसूरत होठों पर बिखर गई थी। काशी वापस से चले जाओ, वरना यही मेरे हाथों से आज कत्ल हो जाओगे। हाय, इससे बढ़कर हमारी खुशनसीबी क्या होगी, क्या आपके हाथों मौत आ जाए। अच्छा चलो खैर, फिलहाल तो इजाज़त। वापस आकर बाकी के मुज़ाकरात तय करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुशी खुशी मुझे ख़त या फ़ोन के ज़रिए अपनी खैरियत से बाखबर रखना। और ये कि तुम काशी की अमानत हो, तो खुद का बहुत ख्याल रखना, वरना वापस आकर बहुत बुरा पेश आऊँगा। ओके।
रोशन खूबसूरत आंखों में इसके लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था। टीशा ने मुस्कुराकर गर्दन इस बात में हिलाई तो वो हल्के से इसके गाल को छूकर बाय कहता तेज तेज से डाक बढ़ता हुआ दूर हो गया था। रो उदास आंखों से दूर जाते हुए हाथ हिलाती रही, यहाँ तक कि जहाज परवास कर गया। लेकिन वो पत्थर का बुत बनी दिल को संभालती तसल्ली देती कितनी ही देर तक खड़ी जहाज उड़ता देखती रही। एक वो क्या इसे लगा सारा शहर ही सुनसान और वीरान हो गया। हर तरफ जैसे रंग बिरंगे फूलों पर खिजा के साए उतर आए हों, जैसे इर्द गिर्द का सारा माहौल उदासी के कफन में लिपट गया हो। वो हर रोज अपनी डायरी में से मुखातिब करके दिल की ढेरों बातें बेजान कागजों के सबूत करती थी। इस रोज तो शॉपिंग से घर लौटी तो पापा जी के कमरे में खिलाफ मामूल शोर सुनकर बेहद सरप्राइज हुई थी। दुआ भाभी की मार्फत इल्म हुआ कि फूफो लोग वगैरह आए हुए हैं। दिल को एकदम ही बेपनाह खुशी हुई थी। तेजी से चलते हुए पापा के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन फूफो जी के जहर उगलते जुमले ने इसके कदम में दरवाजे की दहलीज के बाहर ही जमा दिए थे। सॉरी भैया, लेकिन औलाद को इतनी मोहब्बत और आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए कि अपनी इज्जत को ही नकब लगा दे। मैं तो इसे बहुत अच्छी लड़की समझती थी, तभी बेटे की खुशी के लिए बाखुशी अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसने मुझे डूबने से बचा लिया। जो लड़की मुझसे 3 रोज बिना कुछ बताए घर से गायब हो कर किसी अय्याश के साथ जंगलों में रही हो, वो किसी भी अच्छे घराने की बहू बनने के लायक नहीं। वो तो अल्लाह भला करे इस लड़की का जिसने फ़ोन करके मुझे हकीकत बता दी, वरना मेरा बेटा तो शट अप शैला, बंद करो अपनी बकवास और चली जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरी बेटी पर कोई भी बुख्तान लगाया तो तुम्हें रिश्ता नहीं करना है। ना सही, लेकिन आइंदा अगर मेरी बेटी के बारे में एक भी नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। मोटी मोटी रफ्तार आंखों में गुस्सा ही गुस्सा उमड़ आया था। अरे आप तो मुझ पर यूं गुस्सा हो रहे हैं, मेरे से झूठ कह रही हूँ। पूछिए तो सही सर अपनी बेटी से कि 3 दिन वो कहाँ रही थी। मुझे भी कोई शौक नहीं आइंदा यहाँ माथा टेकने का। खुदा हाफिज। गुस्से से बेकाबू होकर वो बाहर निकली तो नफरत और हकारी से एक नजर बाहर कर रेशा पर डाली और गोया जहरी हो गई थी। तमाम रिश्ते नाते और बंधन तोड़ती वो संगदिली का मुजाहरा करती रुखसत हो गई थी और अलीशा को ऐसे लगा कि गोया कदमों में जान ही ना रही हो। पूरा जिस्म गोया कांच के किसी बर्तन की माने टूट कर बिखर गया और साहब बुरी तरह से मफलूज हो गए थे। वह मुश्किल खुद को संभालती हुए अपने कमरे तक आए थे और बिस्तर पर गिरते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। किस्मत ने कितना अजीब खेल खेला था इसके साथ कि वो पहले ही मरहले पर कच्ची कच्ची हो गई थी। पापा जी ने खुद को कमरे में ही महदूद कर लिया था। ना उन्होंने रीशा से कुछ पूछा, ना ही कोई बात की। खुद इसमें इनका सामना करने की हिम्मत ना थी। इस रोज जी में जाने क्या आया कि वो घर से सीधे ऑफिस चले आए थे। वसान के बारे में मालूम किया तो पता चला कि किसी जरूरी मीटिंग में मसरूफ है। 1 घंटा मुसलसल गुस्से से बल खाती हुए उसके फारिग होने का इंतजार करती रही। मीटिंग बर्खास्त हुई तो वसान इसे अपने सामने देखकर गोया हैरत से कंग ही तो रह गया था। दिल अलग मचलने लगा था और वह मुश्किल अपने गुस्से पर काबू पर रखे हुए थी कि वो गुफ्तगू का आगाज करे, लेकिन वो खलील जस्ता धीमी मुस्कुराहट के साथ बिना कोई बात किए बस इसे देखता रहा तो मजबूरन इसे खुद ही गुफ्तगू का आगाज करना पड़ा। मिस्टर वसान, मैं समझती थी कि तुम में थोड़ा बहुत इंसानियत शायद अभी बाकी है, लेकिन नहीं, इंतकाम के लावे ने तुम्हें हर तमीज़ और तहजीब से अलग करके जानवर बना दिया है। कान खोल के सुन लो, काशी मेरी जिंदगी है। अगर मुझे ना मिला तो फिर तुम मेरे इंतकाम से बच ना पाओगे, समझे तुम। तन्वी अंदाज में शहादत की उंगली उठाकर से वार्निंग देती वो गुस्से से कांप रही थी। वसान के दिल में एकदम ही दर्द की एक लहर सी उठी था। वो मुस्कुरा के बोला था, ज़हे नसीब पर ईशा साहिबा कि आपने दीदार का शरफ तो बख्शा। हाँ, जहाँ तक बात है मेरी इंसानियत या गैर इंसानियत की, तो आप जैसा भी समझे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। धीमे धीमे मुस्कुराते हुए जगमगाती सितारों जैसे रोशन आंखें इसे सख्त जहर लग रही थी। देखो तुम हंसे तजावुज कर रहे हो, अपनी औकात में रहो तो बेहतर है, वरना मेरे एक इशारे पर ये नौकरी ये ठाट बाट कुछ नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड। नफरत हकारत से वो फिर पंकारी थी। कूल डाउन मैडम, प्लीज कूल डाउन। लगता है आपके दिमाग को ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है। कुछ ठंडा वगैरह मंगाऊं इसकी। सच हालत से लुत्फ लेते हुए मुस्कुरा के बोला तो रीशा इस पर अपने गुस्से का कोई असर न होता देखकर बल खा कर रह गई थी। झटके से पर्स लेकर उठी और जाते जाते फिर वार्निंग दे दी थी, अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो मिस्टर, कल इस ऑफिस में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जी बेहतर, बहुत बेहतर। इसके एहतराम में खड़े होकर इसने मौतवाना अंदाज में कहा तो वो हंसी होकर पाँव पटकती इसके रूम से बाहर निकल आई थी। अजीब मुश्किलात में घर कर रह गई थी वो। पापा जी से बात करना बहुत मुश्किल लग रहा था। काशी भी तो पास ना था जिससे वो दिल का हाल कहती। सारा दिन या तो कमरे में कैद रहती या दुआ भाभी के साथ गपशप में मसरूफ रहती। इस वक्त भी वो पापा जी के कमरे में जाने के लिए हिम्मत बांध रही थी कि दुआ भाभी इसके पास चली आई थी। चंदा, तुम्हें अबू बुला रहे हैं, बात करनी है शायद कुछ। दुआ भाभी का कते लहजा से बहुत अजीब लगा था। क्या बात है भाभी, सब खैरियत तो है ना। परेशानी से के दोनों हाथ थाम कर वो मुसरिफ से लहजे में बोली तो दुआ भाभी ने भी इसके हाथ थाम लिया था। डोंट वरी चंदा, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम चलो, मैं बर्तन समेट कर वहीं आती हूँ। इसे तसल्ली देते वो कमरे से निकल गई थी। वो परेशान दिल को संभालती बेटा दुस करते
धीमे धीमे चलती हुई पापा जी के कमरे में दाखिल हुई। वह किसी किताब के मुताले में मशगूल थे। इसे देखा तो किताब साइड पर रखकर सीधा हो बैठे थे। जी पापा जी, आपने बुलाया? मुश्किल झुकी, पलकें उठाकर वो उनकी तरफ देख पाए थे। जी अर्शी बेटे, आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। बेड पर सिमट कर बैठते हुए उन्होंने इसके लिए जगह बनाई तो एक साइड पर टिक गई थी। पापा जी, मैं हिम्मतन खुश हूँ। नजरें झुकाए वो धीमी आवाज में बोली थी। अर्शी बेटे, ये हकीकत है कि मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर कुछ भी अनमोल नहीं। मैंने हमेशा शिकस्त मोहब्बतों का दर्द अपने दिल में उतारा है बेटे, पर अब मैं थक चुका हूँ। तुम्हें महफूज हाथों में सौंपकर सुख चैन की अवधि नींद सोना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ अर्शी बेटे कि तुम और कशान एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लेकिन बेटे मैं समझता हूँ कि इस जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमारी शदीद ख्वाहिश के बावजूद हमें मिल नहीं पाता। अगर अपनी तमाम तर मोहब्बतों के सदके में तुमसे फ़कत ये मांगू कि तुम काशी को भूल जाओ, तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। काशी बहुत अच्छा है बेटे, लेकिन अफसोस कि वो तुम्हारा नसीब नहीं है, और जो चीज़ नसीब में ना हो उसके लिए ख्वाहिशमंद रहना हकीकत में खुद को तकलीफ देने के मुतरादिफ है। इसलिए मैंने तुम्हें किसी और से मंसूब कर दिया है। इसे अपने पापा जी की खुशी मानकर कबूल कर लो बेटे प्लीज़। अरीशा जो सर झुकाए साकित बैठी थी, इन्हें सुन रही थी, एकदम से ही तड़प उठी थी। आंखें झलकने को बेताब थी। यूँ लगा सीने में ही चुपचाप घुट जाएगा। वो तो ना रो पाएगी, ना ही चीख-चीख कर एहतजाज कर सकेगी। आप ही आप, आंसू गालों पर लढ़क गए थे। वो बोली तो लहजा दर्द से चूर था। आपका फरमान सर आंखों पर पापा जी, मेरी क्या मजाल जो आपके हुक्म से सरताबी करूं, लेकिन पापा जी मैंने तो जिंदगी के सफर में हमराही के लिए सिर्फ कशान के साथ की दुआ मांगी है। इसे कैसे भूल जाऊं पापा? लाशौरी के पीरियड से लेकर शाउर के मंजिल तक अपना हर दुख हर खुशी सिर्फ इससे शेयर की है। मैं गुनहगार हो गई हूँ तो मुझे मार दीजिएगा पापा, लेकिन प्लीज सारी उम्र जिंदा जलने की सजा मत दीजिएगा। मैं सह नहीं पाऊंगी, मैं सह नहीं पाऊंगी पापा प्लीज। वो बिलक बिलक कर रोने ही तो लगी थी। मेरे पुरखलूस मान को आंसू मत बहाओ अर्ची बेटे प्लीज, मेरे फैसले की लाज रख लो। मैंने एक ऐसे इंसान का दर्द बांटने का अहद किया है जिसे हमेशा शिकस्ता मोहब्बत का जहर घूंट घूंट पीना पड़ा है। तुमसे बढ़कर मेरे पास और क्या इतना अनमोल है कि जिससे मैं शिकस्ता मोहब्बत से चूर इस भले इंसान की महरूमियत का ज़ाला कर सकूं। इसे दौलत या ज़िंदगी की आज़ाइश मतलूब नहीं, सिर्फ मोहब्बतों की भूख है, सच्ची और खलूस मोहब्बत की। और तुमसे बढ़कर मोहब्बत इसे भला कौन दे सकता है? इनकी सिर्फ आंखें ही नहीं, लहजा भी पूर्णम था। अरीशा को लगा फिर वो भर कर यहीं रह जाएगी। वो चीखना चाहती थी, धाटे मार मार कर रोना चाहती थी, किसी भी तरीके से अपनी पुरखलूस मोहब्बत को कुर्बानी से बचाना चाहती थी। लेकिन इसे लगा कि जैसे वो बहुत थक गई है, जैसे वो पापा के सामने कुछ बोल भी नहीं पाएगी। दिल में कितने ही शगाफ पड़ गए थे, हालात के अजीब वह नूर में उलझ कर रह गई थी। वो इनकी हालत अब खतरे से बाहर थी। अरीशा इनसे लिपट कर खूब रोई, माफ़ी मांगी। वो भी कितनी देर से सीने से लगा आंसू बहाते रहे। इन्हें लगा था शिकस्ता मोहब्बतों की गर्जियां ताउम्र कसक बनकर इन्हें तड़पाती रहेंगी। वो बस यूं ही तही दामा हर कदम पर बिखरे रहेंगे। लेकिन अरीशा की फरमाबरदारी ने इनका सर फखर से बुलंद कर दिया था। उन्होंने बड़ी धूमधाम से ढेरों पुरखलूस दुआओं की छांव में अपनी लाडली लख्ते जिगर को अपने चहेते और काबिल एतमाद दामाद वसाम सदीके के हमरा रुखसत कर दिया। मोहब्बत के खराज में जख्मी कुर्बान मोहब्बत की कहानी पोशीदा ही रही, और वह एक जीती जागती हंसी मुस्कुराती अरीशा खान को इसी घर के दरो दीवार में दफन करके खोखले वजूद के साथ जिंदा लाश बनी। वसाम सदीकी के संग इसकी जिंदगी में चली आई थी। दुआएं यूं भी मुस्तजाब हो जाती हैं, इसका अंदाजा भला वसाम को पहले कब था? वो तो सदा ही मोहब्बतों को तरसा था। माँ बाप, फिर दादा दादी, और फिर बाद में आपू जी को वो वक्त ने वक्फे के बाद इसे छीन लिया था। आंख इसके गम पर कभी नम हुई थी, ना कोई लब इसने इनकी खुशियों के लिए दुआ की थी। जिंदगी की महरूमियों, नाकाम हसरत पर खुद ही घंटों रोकर वो खुद ही अपने आंसू पोंछ लेता और तसल्ली देता खुद को। अब जो बेरंग जिंदगी में अरीशा खान की मराही का खूबसूरत रंग भरा तो खुशी से उसके पांव जमीन पर ना टिके। निहायत सरशादी से हंसता मुस्कुराता से सताने और फिर मनाने का प्रोग्राम बनाता हुआ दरवाजा खोलकर जो ही कमरे में दाखिल हुआ, ऐसे सफेद कपड़ों में मलबूस आपने सोफे पर बैठे हुए शश रह गया था। अरीशा ने जो ही नजरें इस पर डाली वहशी सी हो गई थी। बेड से तकिए उठाकर इस पर फेंकने लगी, कमरे की चीजों में तोड़ फोड़ मचा दी। पापा जी, मैं बहुत कमजोर जान हूँ, मुझे ताउम्र सिसकने की रखती सजा मत दीजिएगा। मोहब्बत के खराज में मोहब्बत को कुर्बान मत कीजिएगा बाबा। मेरे दामन में तो बड़ी मासूम मोहब्बत की खुशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझसे मत छीनिएगा। रोती बिलखती वो इनके कदमों से लिपट गई तो सैफुल्लाह यार खान साहब का काम था हाथ इसके सर पर आन ठहरा था। ठीक है अर्शी बेटा, काशी की मोहब्बत मेरी मोहब्बत पर हावी है, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। जाओ और आराम करो, वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उन्हें डाल से लहजे में कहते हुए गोया टूट गए थे। जिंदगी ने एक बार फिर इन्हें तही दामा कर दिया था। इन्हें लगा वो सदा यूं ही सिसकती मोहब्बत के मखलूस रहेंगे, लेकिन दिल ये शिकस्ता बर्दाश्त न कर सका। वो दिल पर हाथ रखे वही ढेर हो गए।
दुआ भाभी दौड़ती हुई आई थी, नजर इन पर पड़ी तो घबरा कर आगे बढ़े। जल्दी जल्दी सारे भैया को फोन किया, पापा जी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया, इन्हें दिल का दूसरा अटैक हुआ था। ऋषा का तो गोया काटो तो बदन में लहू नहीं था, बुरी तरह सहमी सहमी हैरानी जाने वाले को देखती रही। पापा जी को दिल के दोनों अटैक इसी की जात के बायस हुए थे, की हालत खतरे में थी। अरीशा को लगा दायमी मोहब्बत और शफ़क़त का ये साया साहिबान गोया इनसे छिन रहा हो, दिल दर्द का समुंदर बन रहा। पापा जी की शफ़ीक मोहब्बत काशी की पुरखुलूस मोहब्बत का इखराज तलब कर रही थी और इसे किसी एक मोहब्बत को कुर्बान तो करना ही था। सो पापा जी की पुरखुलूस मोहब्बत और खुशी और ज़िंदगी के लिए इसने ना सिर्फ काशी की पुरखुलूस मोहब्बत कुर्बान कर दी, बल्कि अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहटें, अपना सुख चैन, यहाँ तक कि अपनी ज़ात को भी कुर्बान कर दिया। काशी की पुरखुलूस मोहब्बत को इसने पापा जी के फैसले पर खामोशी से सर झुका लिया। वसान ने मुश्किल से काबू किया था। शट अप, ये क्या हरकत है, क्या पागल हो गई हो तुम? इसका अंदाज वाकई इसके लिए हैरान का बाइस था। वो मचल ही तो रही थी। हूँ, सुना तुमने? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। वसाम सिद्दीकी, मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखों की शिकस्ता मोहब्बत के खराज में मैं अपनी मासूम मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ा मुझे। मैंने अपनी खुशियाँ और अरमानों, अपने सुख चैन, यहाँ तक कि खुद अपने आप को रोल दिया है। लो खेलो इस बेजान खिलौने से, लो इंतकाम अपने जुनून का, नोचो इस जिंदा लाश को। हंसियाने लहजे में वो चीखती गोया फिर ही तो गई थी। वसाम के जबरदस्त तमाचे ने नाजुक गाल सुर्ख कर दिया था, दिल और दिमाग ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। हाँ हाँ, मारो मुझे, जान से मार डालो, नहीं जीना मुझे तुम्हारे संग, नहीं पीना सारी उम्र भून भून करके बना के जिंदगी का जहर। उजरे से रूप में इस पर भरपूर वहशत सवार थी। वसाम खाली आंखों से देखता रह गया था। इसका गिरबान ऋषा के हाथों में था। एक झटके से धक्का देता वो कमरे से निकल गया। अजीब सी आग लग गई थी दिल में। इसे खुदा से मांगा जरूर था, मगर तमाम तर खुशी और मोहब्बतों के संग एहसान और नापसंदीदगी के कफन में लिपट कर नहीं। आंखें बेख्तियार ही बरसने को बेताब हो गई थी। भीगी आंखें बाजू से साफ करके वो स्टोर रूम में ही लेट गया था। जिंदगी ने हमेशा से सच्ची मोहब्बतों की खुशबू अमेजिश से महरूम रखा था। इसके कान हमेशा किसी अपने की मोहब्बत और अपनायत के दो मीठा बोल सुनने को तरसते थे, लेकिन जिंदगी में किसी भी काम पर ना ही तो वो टूट कर बिखरा, ना ही जिंदगी को ही इस पर कभी रहम आया। सुबह होते ही अभी चंद घंटे बाकी थे। वो गाड़ी लेकर बाहर आया। दिल से लगता रहा और वो यूं ही बेमकसद सर के नापता रहा था। वापस घर पलट कर कमरे में आया तो ऋषा बेड से नीचे वहीं पड़ी हुई थी, जैसे शाम को इसके धक्के के बायस गिर गई थी। थोड़ी सी हैरानगी परेशानी के साथ इसने आगे बढ़ के इसे सीधा किया तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। इसकी पेशानी पर गहरा जख्म लगा था और खून काफी मिकदार में निकलकर चेहरे और गर्दन पर जम गया था। गालों पर आंसू के निशान भी वाज़ेह थे। बिलाशुबा इसकी हालत इसके लिए शदीद दुख और तकलीफ का बायस थी। जल्दी जल्दी बाजू पर उठाकर इसे बेड पर लिटाया, पानी से कपड़ा भिगो कर इसका चेहरा साफ किया, फिर चाबियां उठाकर बाहर निकल गया। वापिस आया तो उसके हाथ में नाश्ते का सामान, फलों और चंद जरूरी चीजों के साथ इसके लिए मेडिसिन भी थी। जख्म पर मौसर क्रीम लगाकर इसने बैंडेज कर दी थी। खुद ही नाश्ता तैयार करके अभी वो चाय के 2-3 घूंट ही लिए थे कि ऋषा को होश आ गया। पहली नजर इस पर पड़ते ही इसका हरकता कड़वा हो गया था। वह सामने से इसकी आंखों में सर्द मेहरी और नफरत का ये अक्स पोशीदा न रह सका। सो दिल में इसके होश में आने पर मुतमिन होते हुए इसे नाश्ते की हिदायत करता वो खामोशी से कमरे से निकल गया। हुसैन एक हफ्ता वो पापा जी वगैरह के यहाँ रह कर वापिस आई तो वो शाम पापा जी की बाकायदा रजामंदी से मरी के सब्ज़ारों में तमीर अपने अलग थलग बंगले में शिफ्ट हो गया था। रिशान इस पर भी बहुत एहतजाज किया, रोई, जिद की, लेकिन वह सामने एक ना सुनी और इसे अपने साथ ले आया था। रिशान ने हमेशा घरेलू कामों से दूरी बढ़ती थी, लेकिन अब वह साम इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ कामों में उलझाए रखता। वो सब कुछ जैसे भी होता कर लेती, लेकिन कपड़े धोना और रोटियां बनाना इसके बस से बाहर था। इस वक्त भी आंसू बहाती वह शाम को बददुआएं देती और रोटियां बेलने में मसरूफ थी, जो कभी टेढ़ी हो जाती, कभी बेलन से चिपक जाती। तंग आकर इसने बेलन को ही फेंक मारा, जो बड़ी जोर से अंदर आते वह सामने अपना दफा करते हुए बच गया था। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझसे नहीं बनती ये रोटियां, खुद ही बनाई। चेहरे पर हद दर्जा बेजारी का तासुर फैला। वो उकता कर बोली तो वह साम हंस पड़ा था। फिर जैसे भी हो सका छोटे छोटे पेड़े बनाकर खुद ही कोशिश करने लगा। बाजार का खाना इसे हजम ही नहीं होता था। सो मजबूरन रिशा को अमूर खानादारी पर ममूर किया। किचन से निकलकर वो साम के कपड़े लेकर बैठ गई थी। इसके के पूरे 6 सूट जमा हो चुके थे और ये जिद्दा हाल कायम थी कि कपड़े वो हरगिज़ लॉन्ड्री से नहीं धुलवाएगा, वही धोकर देगी तो पहनेगा, वरना यूं ही मैले कुचैले कपड़े में घूमता रहेगा। और सच होकर रिचार्ज इसके कपड़े धोने बैठ गई थी। वसाम को हदर्जा खुशी हो रही थी। बिलाखिर वो सीधे रास्तों की तरफ आ रही थी, तभी फोन की बेल बजी थी। फोन वसाम ने अटेंड किया था। दूसरी तरफ खान सैफुल्लाह यार खान साहब थे। फोन होल्ड पर रखकर वो इसकी तरफ आ गए, जो कपड़े बड़ी काबिले रहम हालत में नचोड़ रही थी। जाकर फोन सुनो, तुम्हारा बाप बड़ा बेचैन है इस बात करने को। इसने कहा। वही अखड़ा लहजा था। अरीशा ने गुस्से से देखा और हाथ साफ करते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई थी। पापा जी से बात करते हुए ना चाहते
के बावजूद भी इसके आंसू निकल आए थे और आवाज़ भीग गई थी। काशी कैसा है पापा, जाने क्या इसका कोई खत या फ़ोन वगैरह आया? दर से जो लहजे में वो सिर्फ यही पूछ सकी थी। दूसरी तरफ पापा जी ने जाने क्या जवाब देते कि वह सामने कॉल काट दी थी। ये क्या बेहूदगी है जंगली इंसान, वो गुस्से से चीखी तो पड़ी थी। वसाम का हाथ फिर उठ गया था। अपनी हद में रहो मोहतरमा, अब तुम मेरी दस्तरस में हो। आइंदा अगर तुम्हारी ज़ुबान से इस जलील का नाम भी सुना तो ज़िंदा जला दूंगा। उसे नज़रअंदाज करके किसी और को चाहे ये भला कब गंवारा था इससे। सो इस वक्त भी गुस्से से धारा था। ऋचा की बेजान मैं कहकर इसकी हालत का मजाक उड़ाया था। वो मेरी सांसों में बसा है मिस्टर वसाम, छीन सकते हो मेरी सांसें, छीन लो। जीते जी मेरे लब इसका नाम और मेरे दिल से इसकी याद हरगिज़ नहीं जुदा कर सकते। जान लो मैं तुमसे जितनी नफरत करती हूँ, काशी से इतनी मोहब्बत करती हूँ। तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत मेरे दिल से इसका प्यार ख़त्म नहीं कर सकती। इसके अंदाज में जवाब देती वो कमरे से बाहर निकल आई गई थी। वसाम गम और गुस्से से खोल कर रह गया था। रिमझिम बारिश का सिलसिला सुबह ही से जारी था। इसे कुछ शॉपिंग करना थी लेकिन अकेले जाने की परमिशन ना मिल सकी। सो कब से दरीचे में खड़ी वसाम का इंतजार कर रही थी। खुदा खुदा करके इसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो नीचे भागी थी। वसाम सीधा अपने कमरे में चला आया। मुकम्मल ब्लैक लेदर की पैंट शर्ट में हल्की हल्की बड़ी शेव और खासा निटाल लग रहा था। बड़ी बड़ी सितारा सी चमकती रोशन से आंखों में थकन नुमाया थी। आते ही बेड पर लेट गया। नजर अच्छी तरह तैयार होती खूबसूरत सी ऋषा पर पड़ी तो चौंक कर खड़ा हो गया। वाह, आज तो बड़े रंग रोगन किए हुए हैं, कोई आ रहा है क्या? वही दिल चीरता हुआ लहजा ऋचा ने सच होकर रुख फेर लिया था। करब से आंखें मूंद ली थी। वो लाख मसालत की कोशिश करती लेकिन वसाम का ऐसा ही बदतहजीब लहजा इसकी ये कोशिश हमेशा नाकाम बना देता। मुझे जिसका इंतजार है वो लौट के जाने कब आएगा। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन वसाम की समातों तक बखूबी पहुंची थी। वो भन्ना कर उठा और ऋचा के लंबे रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़ के इसे खुद से करीब कर लिया था। एक बात तुम कान खोल के सुन लो ऋचा साहिबा, कम से कम मेरी जिंदगी में तुम इस खबीस इंसान की नहीं हो सकती। दिल के साथ साथ इसका लहजा भी सिलक रहा था। ऋचा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई थी। काश मैं तुम्हारी जिंदगी के उस ही इसकी रफाकत की दुआ कर सकती मिस्टर वसाम, लेकिन क्या करूँ, किस्मत में नासज़ाई का अज़ाब लिखा था। सो जब तक जिंदगी है भुगतना है, लेकिन जिस दिन वो लौट आया ना, इस दिन तुम्हारा पता भी ना चलेगा कि किधर गए। प्यार में बड़ी ताकत होती है वसाम सदीकी, तुम्हारी खोखली हस्ती इससे ताकत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। ओके, बज़ाहिर पुरसुकून लहजे में कहती वसाम के दिल में आग लगा गई थी। तुम एक नहायत बदतहजीब और बदकिरदार औरत हो। जस्ट शट अप, मेरे किरदार को निशाना मत बनाओ मिस्टर वसाम, क्योंकि औरत किरदार पर तहमत बर्दाश्त नहीं करती। तुम और औरत, तुम्हारा औरत से क्या वास्ता? औरत तो मोहब्बत का समंदर है, वफा की देवी है। बीवी के रूप में हो तो चाहतों का जहान है, लेकिन मैं भी मोहब्बत का जहाँ समंदर हूँ, वफा की देवी हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा हर जज्बा मेरे महबूब के लिए है, जो बदनसीबी के बायस बस मेरा हमसफ़र न बन सका। तुर्की ब तुर्की इसकी बात काट कर वो वसाम से गोया हुई थी। आंखों में उदास नमकीन पानी भर आया था। वसाम के ज़ब्त की तहा हो गई थी। बहुत वफा है ना तुम में, तो चलो निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, मेरे घर से दोबारा पलट के कभी इधर का रुख मत करना। जाओ इसके पास, इसके लौट आने का इंतजार है तुम्हें। सख्ती से इसका बाजू दबाया। जब कमरे से बाहर जाने लगा तो ऋचा ने झटके से बाजू छुड़वाया था। वसाम मैं तुम्हारे साथ भाग कर नहीं आई थी, समझे मिस्टर, जो रात की तरह ही में निकल जाऊं। जिस घर से बाइज़्ज़त ब्याह कर लाए थे, खुद चलकर वहाँ चोर करा। ऋचा के लहजे में बेबाकी थी। तो ठीक है फिर, देखो आज के बाद मैं तुम पर किस कदर ज़िंदगी को तंग करता हूँ। बहुत करूर है मैं तुम्हें खुद पर। आज के बाद दिन रात जख्मी रहोगी। अपने जख्मी लहजे में धर था वो। इसे कमरे में मुकीद करके खुद बाहर निकल गया था। ऋचा सर घुटनों पर झुकाकर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। 2 दिन मुसलसल कमरे में भूखा प्यासा मुकेद रखने के बाद तीसरे दिन शाम ही वो आया तो बिना ऐसे कोई बात किए बाजू से खींच कर बाहर गाड़ी तक ले आया था। तकरीबन धक्का देने वाले अंदाज में इसे गाड़ी में धकेला, फिर फुर्ती से दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोलकर इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी। ऋचा हक्का-बक्का हैरानगी से देखती रही। वो तेजी से बिल्कुल स्पॉट चढ़ा लिया ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी की रुकी तो मारा खुशी का ऋचा के हल्क से चीख निकल गई। ज़ालिम ज़ियाद ने कोई गोया रिहाई का परवाना दे दिया था। पापा जी का खूबसूरत ख्वाब सामने था। वो भी गाड़ी में बैठे थे कि पापा जी की डेड बॉडी घर ले आई गई थी। आस्ता-आस्ता लोग जमा होने शुरू हो गए थे। हर तरफ आहो पुकार का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर वो चुपचाप गुमसुम साकित निगाहों से खामोश बैठी हैरान जाने लगा हैरानगी से तक रही थी। दुआ भाभी, सारे भैया, यहाँ तक कि वसाम ने भी इसका सख्ता तोड़ने की बेहतर कोशिश कर डाली, लेकिन वो गुमसुम ही रही थी। पापा जी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आस्ता-आस्ता घर में मानो सा खाली हो गया। रोज़गार जिंदगी ने सानिम और वसाम को भी इलाज से समझौता करने में मजबूर कर दिया, लेकिन बस एक वही हकीकत को कबूल न कर सकी। इस वक्त भी खाली जहन, खाली आंखों से खला में तकती बहुत बिखरी बिखरी सी दिखाई दे रही थी। दुआ भाभी इसके कपड़े प्रेस कर रही थी। सब्जी वाली टोकरी पड़े धकेल कर इसने नडाल अंदाज में इसे दीवार से टका दिया। तब ही समातों से मानूस आवाज टकराई थी, कैसी हर्षी। अरीशा ने चौंक कर सर उठाया। आंखों ने जो सूरत देखी इसने तो गोया बसारत को पत्थर ही कर दिया था। बड़ी हुई शेर मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस कमजोर सा थका थका सा चेहरा, वो बिलाशबा काशी ही था। आप पत्थर आंखों से किसी खास खामोश झील की मानिंद कब से रुके गरम गरम आंसू गालों पर फिसल गए थे। आंखों के गोशे तो खुद काशी की बसारत के भी नम थे।
जिंदा लाशें कैसी होती हैं? काशीपुर नम लहजा दर्द से चूर था। कोई यूं भी करता है अर्शी? जो तुमने मेरे साथ किया। इसके सामने बैठे हुए वो बहुत ही शिकस्ता लहजे में गोया हुआ था। तुमने तो मुझे ये पूछने का मौका भी ना दिया कि मेरा कसूर क्या था। जो मुझे था दरपतरी और बेसुकूनी की सजा दे डाली और खामोशी से जिंदगी के सफर में किसी और का हाथ थाम लिया। बड़ी बेईमान निकली हो तुम अर्शी, बहुत बेईमान। लबों से हंसी निकली और उदास से वीरान आंखों ने आंसू जैसे उसने बड़ी संगदिली से उंगली की नोक से परे हटा दिया। रीशा की झील सी गहरी आंखों में खुद आंसू का समुद्र जमा हो गया था, लेकिन वो कुछ भी न बोल पाई थी। कशान तड़प गया था। कुछ तो बोला अर्शी, कम से कम यही बता दो कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदगी का भार उठाऊंगा। क्यों एक साल तो क्या, तुमने तो एक माँ मेरा इंतजार न किया। क्या मैं इतना बुरा हो गया था अर्शी कि अब मुझसे बात करना भी गवारा नहीं? वो जो लहजे में करब की गहरी आमेजिश थी। तुम यहाँ से चले जाओ काशी, खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। इसके किसी भी सवाल का वो भला क्या जवाब देती। सो कानों पर हाथ रखे वो चीख पड़ी थी, मैं तो चला ही जाऊंगा संगदिल, लेकिन हमें आदत सी हो गई है ना हर दुख सुख मिलकर शेयर करने की। सो अंकल की डेथ का सदमा तुम तक खींच रहा है। थके थके अंदाज में वो मेज पर हाथ रखकर इसके कुर्सी घसीट कर उठ गया था। हथेली की पुछ से भीगी आंखें साफ की थी। अरिशी, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस सिर्फ इतना बता दो, क्या ये शादी तुमने अपनी खुशी की से की है? क्या बचपन के वो दिन है जो एक दूसरे की हमराही में खेलते कूदते हंसते मुस्कुराते बिताए थे, वो तुम्हारा मुझसे लड़ना झगड़ना रोना मनाना, वो तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत का ठाटे मारता समुंदर, वो तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत के जगमगाते दीपक, क्या वो सब फरेब था? नहीं अर्शी, तुमने ही तो कहा था कि मोहब्बत सब कुछ हो सकती है, बस एक फरेब नहीं होती। तो फिर मेरे जज्बा बेईमानी क्यों हुए अर्शी? प्लीज बताओ ना, कुछ तो बोलो। मोहब्बत के सदके दें। सदमे ने वाकई से बड़ा बुरा निडाल कर दिया था। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की काशी। हकीकत तो ये है कि मेरे दिल ने बचपन से अब तक बस एक तुमको ही चाहा है, अपना माना है। ये शादी तो जहर का वो कड़वा घूंट है जो जबरदस्ती मैंने खुद पिया है। मैं हर लम्हा सिलक रही हूँ काशी, मैं खत्म हो रही हूँ। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, प्लीज काशी। बड़ी बड़ी रोशन से आंखों से फैलते आंसू ने होंठों को तर्क कर दिया था। काशी तर्क कर आके आया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वह शाम के फलक शगाफ कहकर इन दोनों को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। कौन सी ट्रेजेडी फिल्म का सीन चल रहा है? हरीशा से लगते काटदार लहजे में सवाल करता वैसे बहुत जालिम लगा था। काशी, ये शख्स मुझे मार डालेगा। फॉर गॉड सेक मुझे इससे बचा लो, मुझे बचा लो काशी प्लीज। बरक रफ्तारी से भागकर वो काशी के करीब हो गई थी तो उसने उसके हाथ थामकर खुद से करीब किया। वसाम के दिल में आग लग गई थी। एक झटके से आगे बढ़कर उसने परिशोह को कशान से जुदा किया था। बदकिरदार औरत, शादीशुदा होकर शोहर के सामने ही ऐसी छिछोरी हरकतें करते शर्म नहीं आती तुम्हें? बस जानी लहजे में कहते हुए वो धाड़ा था, अपनी जुबान को लगाम दो। वसी अलीशा के दामन पर कहते कोई तहमत लगाने की जरूरत नहीं है। दुआ भाभी के गिरफ्ते लहजे ने एक पल के लिए माहौल में सन्नाटा फैला दिया था। ये ठीक है कि अलीशा अब तुम्हारी दस्त रस्में है, लेकिन इसने हमेशा अपने पाकीज़ा जज्बों में कशान को शामिल रखा है। इसकी मोहब्बत बदकिरदारी नहीं, मासूमियत और अपनायत का अनवान है, समझे तुम? अलीशा को साथ लगाए वो कदरे सख्ती से गोया हुई थी। वसाम सर झुककर वहां से चला गया तो वो काशी से गोया हुई थी। मैं मानती हूँ कि तुमने अलीशा से सच्चा प्यार किया काशी, लेकिन बस इतना समझ लो कि तुम दोनों का मिलाप कुदरत को मंजूर ना था, वरना ये ऐन निकाह वाले दिन किडनैप ही क्यों होती? किस्मत के लिखे को अपना नसीब मान लो काशी प्लीज। अर्शी की जिंदगी से निकल जाओ। उनके लहजे में ठहराव था, लेकिन काशी तरफ ही तो गया था। खुदा की ऐसा मत कहिए भाभी, पापा ने जो भी किया इसके लिए मैं तो कसूरवार नहीं हूँ। जब शादी करवा के अर्शी खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, यहाँ तक कि खुद वसाम भी खुश नहीं, तो फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? मैं अर्शी के बिना नहीं ज़िंदा नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए। सॉरी भाभी, मगर हकीकत यही है कि मैं भी काशी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। इस जंगली इंसान ने ज़िंदा जला दिया मुझे, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। मैं वसाम से डिवोर्स चाहती हूँ। प्लीज़ भाभी, इसे कहते कि मेरी आज़ाद ज़िंदगी की रहाई का परवाना दे दे। प्लीज़ भाभी प्लीज़। बहते आंसू को पोंछती वो खुद बेकरार लहजे में बोली थी, ओके रिलैक्स हो जाओ और तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं वसाम से बात करती हूँ। रसान लहजे में कहती दुआ भाभी ने गोया बात खत्म की थी। कितनी रातें बीत गई थी, लेकिन वसाम का कुछ अता पता ना था। बरामदे में बेकरारी से टहलती दुआ भाभी की सोचों में फिक्र का गहरा अक्स था। वसाम से अलीशा का निकाह करवाने में पापा जी के साथ साथ वो खुद भी शामिल थी। वो जानती थी कि वसाम ऊपर से जितना सख्त और संगदिल नजर आता है, अंदर से इतना ही घायल और मोहब्बतों का प्यासा है। जबकि काशी से अगर अलीशा को ब्याह भी दिया जाता तो लाज़मी बात थी कि वो की नफरत और बेकाबू में आकर किसी न किसी दिन उसे 3 दिन घर से गायब रहने और निकाह के रोज़ अगवा होने का ताना ज़रूर देती। और ये दर्द ऐसा दर्द होता है कि नाजुक और एहसास दिलो दिमाग वाले अलीशा के लिए कतई नाकाबिले बर्दाश्त होता। अब भी सारिम भैया से पोशीदा वो किसी न किसी तरह वसाम को समझाने का प्रोग्राम तरतीब दे रही थी। एक दिन में ही एकदम ही वसाम की गाड़ी की हेडलाइट उसने अपनी तरफ मुतवज्जा किया। गाड़ी पार करके बिखरा सा वसाम जो ही अंदर आगे आया था। दुआ भाभी को इतनी रात बरामदे में अपनी रात तकते पाकर चौंक गया था। आज लौटने में बहुत देर कर दी कि बहुत नाराज हो। वैसे इनके लहजे में बहुत मोहब्बत की आमेजिश थी। वसाम का सर झुक गया था। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो मुश्किल धीमे से लहजे में कह पाया था। प्लीज बैठो वसाम, मुझे बात करनी है तुमसे। गोया
काफ़ी रात हो गई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर मैंने तुमसे इस मौज़ू पर बात करने में मज़ीद देर की तो बहुत देर हो जाएगी। इसे बैठने का इशारा करके वो खोए के लहजे में कहने लगी थी। वसाम चूम कर इनकी उदास आँखों में देखता हुआ कदरे फ़ासले पर बैठ गया। मैं जानती हूँ चंदा कि तुम अर्शी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए वो किसी और को चाहे तो तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल में प्यार चीज़ ही ऐसी है, इंसान जिस फ़र्द को चाहे, जिसके बस इसके सिवा दुनिया की कोई चीज़ खूबसूरती को मुतासिर नहीं करती। तुम बहुत समझदार हो वसी, इसलिए तुम अलीशा की मर्ज़ी और फ़ैसले के खिलाफ़ पापा जी और मैंने इसे तुम्हारी दस्तरस में सौंप दिया। वो तुमसे नफ़रत नहीं करती, इसे ये दुःख है कि इसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ इसे तुमसे मंसूब करके इस पर ज़ुल्म किया है। इसे ये गुमान है कि तुम्हारी आँखों की शिकस्ता मोहब्बत के तवान में हम सब ने मिलकर इसकी मोहब्बत और जज़्बात को सूली पर चढ़ा दिया है। हालाँकि हकीकत इसके बरअक्स है। पापा जी शुरू से ही तुमसे बहुत इंस्पायर थे, तभी इन्होंने अपना सारा प्यार, कारोबार, एतबार, यहाँ तक कि अपनी इकलौती लख्त जिगर भी तुम्हें सौंप दी है। गुज़रे हुए माज़ी के लिए अपने दिल को अज़ियतनाक बनाना सबसे बड़ी सितमज़रबी है वसी। जैसे तुम सारी उम्र मोहब्बतों को तरसे हो, वैसे ही मम्मा की दायमी जुदाई और पापा जी की कारोबारी मसरूफियत के बायस अलीशा भी तन्हाइयों का शिकार हो गई है। इसे अपना हर दुख-सुख कहने के लिए सिर्फ़ काशी की ज़ात मिली, इससे प्यार मिला, इसलिए वो हर हकीकत से आँखें चुराए अभी तक इसे अपना ही मसीहा समझती है। ये बात नहीं है कि काशी इसे नहीं चाहता, वो भी इसे बहुत चाहता है, लेकिन वसी इसकी चाहत बहते पानी पर तामीर मकान की मानद है। वो बहुत इमोशनल है, प्यार में कोताही या किसी भी किस्म की ट्रेजेडी का कायल नहीं, और अलीशा इस हकीकत से बेखबर है। प्लीज़ वसी इसे खुद में उलझा लो, वो जो कदम उठा रही है वो राहें इसे तबाहियों और अंधेरों में धकेल देंगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मेरे भाई ना चाहने के बावजूद भी इसकी आवाज़ पर आई थी। वसाम के दिल में खुद दर्द की लहर उठी थी। मैं आपके ख़ुलूस और मोहब्बत का मशकूर हूँ भाभी, लेकिन आप ही बताएं मैं क्या करूँ। वो मुझसे नहीं काशी से मोहब्बत करती है, मैं भला इसे मोहब्बत की भी कैसे मांगूँ। खुलिये के साथ साथ इसका लहजा भी बिखरा बिखरा सा था। मोहब्बत कभी भीख में नहीं मिलती चंदा, ये तो वो पौधा है जो दिल की सरजमीन पर कभी कभी आप आग उग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। इसे अपनी रग़बत, ग़ुरबत और रफ़ाक़त में इस कदर उलझा दो वसी कि वो किसी और तरफ देख भी ना सके। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन तुम्हारी मोहब्बत को जान जाएगी, तब वो हकीकत को बेहतर अंदाज़ में सोच सकेगी। तो मेरी बात समझ रहे हो ना वसी? अपनी बात ख़त्म करके उन्होंने वसी की तरफ देखकर पूछा, तो उसने एक गहरी सर्द सांस भरकर इस बात में सर हिला दिया। और दुआ भाभी से अपनी खुशियों के लिए दुआ को रहने की इल्तिजा करता हुआ धीमे-धीमे कदमों से चलता वहाँ से उठ आया था। भाभी के मशवरे के बाद सबने इसे शहर से कूच कर जाने का फ़ैसला किया और इरादा किया कि चंद दिनों के लिए क़याम फिर मरी वाले बंगले में ही किया जाए, जहाँ काशी की आमद और रफ़्त नामुमकिन है। और ये भी अच्छा ही था कि काशी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था, वरना अलीशा ने तो तूफ़ान खड़ा कर दिया था। काशी से राब्ता करने की बार-बार कोशिश में थी, लेकिन फिर फूफो ने ज़बरदस्त इंसल्ट कर दी। इससे दुआ भाभी पर रह कर गुस्सा आ रहा था, जो इसकी और काशी की मदद करने के बजाय वसाम का साथ दे रही थी। रोती बिलखती मचलती वो एक मरतबा फिर वसाम के साथ इसी ज़िंदान में आ गए थे, जहाँ के दर और दीवार में से हर पल अपना दम घुटता महसूस होता। कितने दिन वो रोती रही। वसाम ने फ़ोन और मोबाइल सब गायब कर दिए थे। इतने बड़े घर में अपनी किस्मत पर मातम करती वो सारा दिन दीवारों से सर टिकाए फिरती रहती, और हर गुज़रते पल के साथ वसाम से शदीद नफ़रत ज़्यादा होती जाती। अपने मामूल के मुताबिक इस रोज़ भी वो रात को देर से घर आया तो गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो जो डायरी लिख रही थी, जल्दी से छुपा कर बेड पर आ गई थी और रुख फेर कर रिसाला खोल लिया जो वसाम के ज़ेरे इस्तेमाल था। वो कमरे में आया तो उसे रुख फेर कर देखा और अपना मुंतज़िर पाकर ज़ेरे लब मुस्कुराया था। बेड पर बेड पर बैठकर पाँव को जूतों की घेर से आज़ाद किया, फिर कोट उतार कर सामने सोफे पर ही फेंक दिया था। ऋषा प्लीज़ खाना लाओ, आज बहुत भूख लगी है। गाँव तकिए से टेक लगाकर कदरे रिलैक्स होकर बैठते उसने कहा था, मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। ऋषा का जवाब रूखा फीका सा था। कमाल है यार, मेरे लिए तो बनाना था। वो वाकई चौंक पड़ा था, जहाँ से इतनी रात करके आए थे वहाँ खाना नहीं मिलता क्या? अपनी तरफ से सुलगते लहजे में पूछा गया था, लेकिन वह साम हंस पड़ा। चलो ठीक है, आज भूखे ही सो जाते हैं। इसके कदरे लापरवाह मसलत हमें इस अंदाज पर ऋषा से लग उठी थी, एकदम से उठकर इसके बिल्कुल मुकाबले आकर बैठ गई थी। आज वो अंदर की सारी भड़ास निकाल देना चाहती थी। वसाम हैरानगी से इसके सुर्ख होते चेहरे को देखने लगा। आप हमेशा भूखे ही रहेंगे मिस्टर वसाम, क्योंकि ज़बरदस्ती का सौदा करने वालों के साथ के हाथ कुछ भी नहीं आता। आपने मेरी खुशियों को आग लगा दी। एंड इस वक्त जब मैं मंजिल पर पहुंच गई थी, आपने मेरी राह में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। क्या मिला आपको मिस्टर वसाम? हाँ, क्या मिला आपको? मुझे तो मेरा प्यार कभी ना मिल सका, कभी ना कभी मिल ही जाएगा, लेकिन आपके हाथ क्या आया? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मुझ पर ना सही, खुदा के लिए खुद पर ही रहम कर लीजिए। क्यों ऐसी तकलीफ दे ज़िंदगी खुद भी जी रहे हैं और अपने साथ मुझे भी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। लफ्ज़ में गहरी अज़ियत थी। वसाम का दिल तो दुखा, लेकिन
इसने होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट फैलाई थी। ठीक है ऋषा खान, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, ठीक है। मुस्कुराते हुए होंठों से अदा होने वाले अल्फाज ने ऋषा को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इसके कानों ने इस पत्थर दिल से अभी-अभी जो कुछ सुना था, इस पर यकीन आ रहा था। भला इसे इसकी खुशियों की परवाह कब से हो गई थी? जाने वो इसकी कैफियत में कब तक रहती कि वह सामने पॉकेट मोबाइल की बेल ने इसकी महबत को तोड़ डाला था। वसाम अपनी नज़र इस पर डालकर कॉल रिसीव करने लगा। हेलो वसाम स्पीकिंग। इसने तहमत बांधी, फिर दूसरी जानिब से जाने का क्या कहा गया वो कहकर लगा गैस पड़ा। तुम्हें पहचानूंगा, तुम्हें तो कैसे पहचानूंगा जाने मन, कहो कैसे याद सताई हमारी। इस वक्त इसके खोखले खिलखिलाते बेतकल्लुफ़ अंदाज ने ऋषा को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। प्लीज़ यार, मखफ़गी की धमकियाँ मत दिया करो, नाजुक दिल हूँ, सह नहीं पाऊंगा। हाँ प्लीज़ बी रेटिंग, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला एकदम पक्का है। मुकम्मल तैयारी रखो जाने बहार, अपने प्यार पर यकीन रखो कि फूल से बरसाते लहजे ने इसका मन तन सलका दिया था। वो झंझलाकर कह रहा था, तुम इसका सवाल मत उठाया करो, समझे से ज़िंदगी से खारिज कर दिया है। हकीकत तो ये है कि वो मेरे लिए है ही नहीं। बस तुम मुझ पर एतमाद रखो, बल्कि ठहरो, गो टाइम काफ़ी हो गया है, लेकिन तुम वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके गुड नाइट। रिसीवर चूमकर इसने सिलसिला ख़त्म किया था। फिर बेड से उतरने लगा तो ऋषा बोल पड़ी, तो आपने घर से बाहर दिलचस्पियाँ कब से तलाश कर ली? वो अजीब हर्ट हुई थी। ये साहस कितना तकलीफ देता कि वो शख्स जो इसे जुनून की हद तक चाहता है, इसने इसे ऐसे रिजेक्ट कर दिया था। घर में दिलचस्पी ही थी ही कब मैडम, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। वैसे मेरे ख्याल से बहादुर तो तुम बहुत हो, मैं हूँ ना हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। बोट के दस में बांधते हुए वो बोला तो ऋषा चिढ़ सी गई थी। मुझे आपकी परवाह भी नहीं है, कुछ और 50 लड़कियाँ उलझाएं, लेकिन इस वक्त मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इतनी खैर इबाद जगह पर इतना बड़ा महल सा घर, इतनी रात घर इसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वसाम के लबों पर धीमी से मुस्कुराहट बिखर गई थी। मोहब्बत 50 से नहीं, सिर्फ एक से ही की जाती है मिस अलीशा, आप मुझे रोकने का कोई हक नहीं रखती हो। वसाम के ठहरे लहजे में हर दर्जा बेगानगी थी। वो कमरे से निकल चुका था। ऋषा फटी हुई निगाहों से देखती रही थी। सारी रात जैसे कांटों पर बसर हुई थी। पहले बदल बदल के थक गई थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार अब फिर आने वाले आंखों के नमकीन पानी का मफहूम समझने से वो कासिर थी। इसे खुद तो खुश होना चाहिए था कि उसके और काशी के मां बहन जो सब कुछ बड़ी रुकावट थी, वो खुद ब खुद दूर होती जा रही है। फिर दिल को अब तकलीफ की हो रही थी। तन्हाई का खौफ सारी रात इस पर गालिब रहा। सुबह होने में कुछ ही देर थी जब वो वापस आया था। ऋषा की सुर्ख आंखें इसके रात भर जागने की चुगली खा रही थी। वह शाम को एकदम से गोया सुकून हुआ था। सुनो, मुझे सुबह जल्दी मत जगाना, बहुत थक करना है। बेड पर नींद दराज होते हुए इसने ऋषा को मुखातिब किया था। मुझे आज़ाद कब कर रहे हैं? रुख फेरते फेरते ही इसने भराए हुए लहजे में पूछा था। जब तुम चाहो कहो तो। अभी पहली बार इसे जलाने का मौका मिला था, सो खूब कर्ज चुका रहा था। अपनी इस बेकदरी ने इसका दिल दुखा दिया था, लेकिन वो कुछ भी ना कह सकी। वह सामने हाथ बढ़ाकर इसके करीब करते हुए रुख अपनी तरफ कर लिया था। बेकी बेकी सुर्ख आंखों में गहरा करब था। क्या बहुत याद आ रही है काशी की? बड़ी बड़ी रोशन से आंखों से इसके चेहरे का जायजा लेते हुए इसने पूछा था। हाँ, आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसके दिल के साथ लहजा भी भर आया था। बात करोगी इससे? इसके अपनाई भरे जुमले ने ऋषा को चौंका दिया था। मोहब्बत का दर्द तो मोहब्बत करने वाला ही समझ सकता है ना। और ऋषि, मुझे सीना से मोहब्बत हुई है तो पता चला कि इसका दर्द क्या होता है। अफसोस मैंने नाहक कितने दिन अपनी झूठी अनामे मुकी तुम्हें ये दुख दिया। पॉकेट से मोबाइल निकाल कर मिलाते हुए इसने कहा था तो ऋषा से देखने लगी। वो तो समझती थी कि वो मोहब्बतों का हमारा इश्क के हाथों मजबूर इसका जारहाना रवैया बर्दाश्त करके भी इसे अपना नाम दे दिए हुए है, लेकिन यह गाही तो भी हुई थी कि वो अना के हाथों मजबूर था। लो काशी से बात करो। वो सामने मोबाइल से थमा दिया तो वो रो पड़ी थी। और दूसरी तरफ बेकरार कशाम मचल कर रह गया था। अर्शी जान, बात करो मुझसे प्लीज। अर्शी, पता तुम कहाँ से बोल रही हो? वो तरफ ही रहा था। आई लव यू काशी, आई लव यू वेरी मच, प्लीज़ मेरे पास चले आओ काशी प्लीज़। फ़ोन पर वो सिसक पड़ी थी। वसाम उदास निगाहों से देखता रहा। काशी, वसाम ने कहा है वो मुझे छोड़ देगा, वो हमारे रास्ते से निकल जाएगा। तुम मुझे संभालोगे काशी प्लीज़? गालों पर मतवातर आंसू बहने लगे थे। वसाम का दिल जकड़ लिया था। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल ऑफ कर दिया, फिर खींचकर ऋषा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। प्लीज़ आंसू मत बहाओ ऋषा, तुम काशी को चाहती हो ना? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा। बहुत जल्द काशी तुम्हारा होगा, ओके? बच्चों की तरह से चुप करवाते हुए इसके आंसू पोंछने लगा था। ऋषा एक झटके से खुद को इससे अलग करती हुई कमरे से बाहर निकल गई। 3 दिन हो गए वसाम घर नहीं आया था। वो अजीब उदासी और तन्हाई का शिकार हो गई थी। वही घरेलू काम जो पहले इसे रुलाते थे अब इस कदर जल्दी खत्म हो जाते थे कि फुर्सत से चिढ़ने लगी थी। हर रोज़ वो मुख्तलिफ खाने बनाती, दिल लगा कर मुख्तलिफ डिशेज तैयार करती, सफाई सुथराई करती, लेकिन वो मुंतज़िर ही रहती। मगर वसाम घर ना था। कर आता भी तो पल दो पल के लिए रुकता।
लेकर कपड़े बदलता, बाल बनाता, अच्छी तरह तैयारी करके परफ्यूम की खुशबू में महकता। इससे बात करना तो दूर, एक नज़र डालना भी गवारा किए बगैर बाहर निकल जाता और वो मुंतज़िर ही रहती कि वो इससे बात करे, इसका हाल पूछे, कम से कम इस पर कोई जुल्म ही करे, हाथ ही उठाए। लेकिन वो तो बिल्कुल ही बेपरवाह हो गया था। इस शाम वो जल्दी ही आ गया था। रिशा किचन में थी, सो वो इधर ही आ गया था अपने काम में मसरूफ़। इस क़यामत का पता ही ना चल सका। लगता है मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है आपकी। इसके खिलखिलाते शौक लहजे पर रिशा ने एकदम से पलट कर देखा, बिल्कुल करीब ही खड़ा था। एक प्यासी नज़र इस पर डालकर फिर से काम में मसरूफ़ होगी। बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्या मंजिल मिल गई? आजकल जाने क्यों आप लहजा ज़ख्मी हो जाता था। मंजिल का तो पता नहीं कब मिलेगी, अलबत्ता खुशी मैं वाक़ई हूँ, बहुत हूँ। और ये खुशखबरी ऐसी है कि तुम सुनोगी तो खिल उठोगी। इसने चह कर कहा था, लेकिन रिशा ने सर झुका लिया। वो जानती थी वसाम आजकल किन मसरूफ़ियात में उलझा हुआ है। यकीनन से आज़ादी की खबर सुनाकर खुशखबरी का अनुमान देकर वो जाने क्यों ये नहीं जा रही थी। कम ऑन यार, ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत कि खुशखबरी सुनने का वक़्त भी ना मिले। पता नहीं वो इसकी मसरूफ़ियत से झंझला गया था या लापरवाही से। मुझे मालूम है आज यकीनन आप सीना से शादी करने जा रहे होंगे, लेकिन ये आपकी ज़ाती खुशी है और आपकी ज़ाती खुशियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिना इस पर नज़र डाले काम में मसरूफ़ रही थी। इसका अंदाज़ कतई सर्द था। वाक़ई मेरी खुशी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। शानों से थामते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया, उसकी आंखों में झाँकते हुए बोला था, बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। रिशा की आंखों में जितनी बेरुखी थी, इतना ही अल्फाज में तमा था। एक फीकी सी मुस्कुराहट वसाम के लबों पर फैल गई थी, ताहम वो अपना भरम रखते हुए बोला था, जनाब ये खुशखबरी मेरी ज़ाती नहीं, वैसे तो इसरार करोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही सुना देता हूँ। बात दरअसल ये है कि दुआ भाभी ने एक प्यारे से खूबसूरत मुन्ने को जन्म दिया है। बहुत खुश हैं वो। मैंने कल के लिए तुम्हारी सीट बुक करवा दी है। ओके, तैयारी कर लेना। ओके। कुछ देर इसके चेहरे पर खुशी के अक्सर रंग बिखरते देखकर वो पलटा। रिशा को तो गोया हमारे खुशी के गंग ही रह गई थी। ताहम खुशी से मुस्कुराते उसने वसाम को आवाज़ दी थी, सुनिए प्लीज़, हम दोनों इकट्ठे जाएँगे और मैं मुन्ने के लिए ढेर शॉपिंग भी करूँगी प्लीज़। इसने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी कि रिशा पागल ही हो गई थी। सॉरी, आज मेरा सीना के साथ डिनर का प्रोग्राम है। वो सामने एक नज़र उसके गुलाब से खिलते हुए चेहरे पर डालकर सहूलियत से माज़रत कर ली थी। रिशा का खिलखिलाता चेहरा बुझ सा गया था। सिर्फ आज के लिए प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए प्लीज़। वो इल्तिजा पर उतर आई थी, लेकिन वो सामने असर न लिया था। सॉरी रिशा, मैंने कितनी मुश्किल से सीना के डूब में अपना दुख दर्द सुख शेयर करने वाला साथी ढूंढा है। मैं इसे नाराज़ नहीं कर सकता। कतई अजनबी अंदाज पर रिशा तड़प कर रह गई, ताहम फिर बिना कुछ कहे रुख फेर कर पलकों पर आया, आंसू उंगलियों के सबूत करने लगी। वसाम किचन से बाहर निकल गया, कमरे में आया तो वो गोया ठिठक ही गया। करीने से तरतीबशुदा हर चीज़ ने इसे अपनी जानिब पर मतवज्जा कर दिया था। इन वस्त में रखी मेज़ पर इसकी और अलीशा की शादी की बड़ी सी फ्रेमशुदा तस्वीर सजी थी, जिसे वो अपने साथ लाया था, लेकिन अलीशा ने वो तस्वीर कमरे से हटा दी थी। पर्दे, अलमारी, बेड सब में नफासत और सफाई झलक रही थी। अलमारी में इसके तमाम सूट प्रेस किए रखे थे, शेविंग का सामान, जराबे, बनियान सब करीने से एक साइड पर धरे थे। वो हैरान ही तो रह गया था। चंद ही दिनों में गोया इनकलाब आ गया था। मुस्कुराता हुआ फिर किचन में आ गया, जहाँ रिशा बेदर्दी से फिसलाने वाले आंसू को साफ कर रही थी। सुनो, जल्दी से तैयार हो जा, मैंने सबसे माजरत कर ली है। किस दिल से की है ये तो मैं ही जानता हूँ। बहरहाल तुम फटाफट तैयारी कर लो। एहसान जताने वाले अंदाज में वो जल्दी जल्दी बोला तो रिशा ने चौंक कर बेयकीनी से देखा, फिर किचन से निकल गई। वो खूब दिल लगा के तैयार हुई थी। वसाम देखता ही रह गया। कुदरती हुस्न से तो वो पहले ही मालामाल थी। अब जो मेकअप किया, गोया इसके होश उड़ाते थे। बमुश्किल मचलते दिल को संभाला। रिशा ने पहली बार इसके पैसों से जी भर के शॉपिंग की, और पहली बार ही तो वसाम खुशी से बेहाल हुआ था, वरना वो इन छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस गया था। इसका भी जी चाहता था कि वो इसे चाहे। वो देर से घर आए तो वो झगड़ा कर रहे, फिर वो सोच अदन करके इसे मनाए। रिशा अपने हाथों से इसके छोटे छोटे काम करके करे, खाना बनाए, इसके लिए खुद को संवारे, इसे ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहे, फरमाइश करे, लेकिन वो तो हमेशा दरमियान में फासला कायम किए हुए थे। और आज अपनी खुशी में बेहाल इसने अजनबियत की दीवार गिराई तो सदके इसे भी खुशी मिल गई थी। शॉपिंग से फारिग होकर वसाम इसके इनकार के बावजूद इसे आइसक्रीम पार्लर ले गया था। आज वो खुश था और अपनी खुशी को जी भर के सेलिब्रेट करना चाहता था। वो लोग घर आए तो काफ़ी थक चुके थे। अरिशा बेहद खुशी से अपनी खरीदी हुई एक एक चीज़ को देखकर खुश हो रही थी, और बस टटकी बंद से देखकर खुश हो रहा था। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो चीख कर उठ बैठी। लंबे लंबे सांस भरती हुई पसीने से शराबोर थी। वसाम जो सोफे पर गहरी नींद में डूबा हुआ था, हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर अलीशा पर नजर पड़ी तो भाग इसके पास आ गया, जो सहमी निगाहों से इधर उधर देख रही थी। अर्शी, क्या हुआ है जान, तुम ठीक तो हो ना? मोहब्बत और परेशानी से इसके बाल संवारते हुए फिक्रमंदी से गोया हुआ था। रीशा चौंक से देखने लगी। मुझे मैं जाने क्या आया, किसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वसाम को अपना दिल करता हुआ महसूस हुआ था। इन्हीं बाहों के हल्के में लिए वो मुसलसल चुप करवाने की कोशिश करता रहा। रीशा फूट फूट कर रोती रही। इसने निहायत भयानक ख्वाब देखा था। ख्वाब में ढेरों फूल सब्ज़ी और खूबसूरती में घरी वो भेड़ के छोटे से बच्चे को गोद में लिए खेल रही थी। इससे कुछ ही फासले पर वो शख्स बैठा था, जिससे वो बेहद मोहब्बत कर रही थी, लेकिन अचानक ही कोई बदसूरत अजनबी मखलूक आती है और इस नौजवान को खून में नहला देती है। जिससे वो बातें कर रही थी, वो चीखती है, मचलती है, दहाइयाँ देती है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। तड़पती मचलती वो इस मखलूक पर झपट पड़ती जिसने इसका नौजवान को कत्ल किया हुआ था, और वो इस वक्त हैरानगी से साकित रह जाती। जब कशान का मुस्कुराता हुआ चेहरा इसके सामने आता है, वो भागकर नौजवान के पास जाती है, इसे सीधा करती है तो ये शर्त जाती है कि वो शाम था।
वो रोती है तड़पती है, लेकिन फिर शाम इसे खींचता दूर लेकर जा रहा था, तभी इसकी आँख खुल गई थी। दिल बुरी तरह उथल-पुथल हो रहा था। पहली बार वो शाम की गुर्बत इसे काबिल नफ़रत नहीं लगी थी। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लग रहा था। रात जैसे-तैसे भीड़ की दिल में अजीब सा एहसास था। मगर इसकी गुर्बत की ख्वाहिश करने लगा। तब ये ज़रा संभली तो उसने सफ़री पैकिंग शुरू की थी। बस भी इसकी हेल्प करवा रहा था। इसे बाय प्लेन सिर्फ 2.5 घंटे में ही वो दुआ भाभी के करीब थे और खूब शिकवा करना थी कि इतनी बड़ी खुशखबरी इससे छुपा के क्यों रखी। साथ ही साथ छोटे से भतीजे को गोद में ले झूमती रही। बस मुस्कुरा कर देखता रहा। भाई से गुफ्तगू भी करता रहा। इसे लगा वो हकीकी खुशियों में घर आ गई है, लेकिन दिल में अजीब 2 कश्तियों में सवार होकर रह गया था। वो काशी से मोहब्बत की दावेदार थी और अब वसाम का साथ भी इसे अजीज हो गया था। इसे 1 हफ्ता हो गया यहाँ आए, लेकिन कशान से राब्ता ना हो सका। दुआ भाभी की मार्फत इल्म हुआ कि वो आजकल आउट ऑफ सिटी है। वो सारा दिन मुन्ने में खोई रहती है और वसाम ऑफिस में। इस रोज़ भी जाने क्या आया कि वो पापा जी के ऑफिस में चले गए थे। एक पल के लिए तो पापा जी की याद में इसकी आंखें आंसू से भर दी थी, लेकिन फिर वसाम का ख्याल करके इसमें आंसू पहुँच रहे थे। वो इसके रूम में दाखिल हुई तो सेक्रेटरी को इस पर तकरीबन झुक के देखकर सिलक उठी थी। लगता है यहाँ बहुत ही अर्जेंट काम हो रहा है, जो इर्द-गिर्द का होश ही नहीं। मैं इस पर हाथ मारते हुए तरशी से बोली तो वसाम ने कदरे चौंक कर सर उठाया था। फिर इसे अपने सामने देखकर गोया हैरान ही तो रह गया था। अरे तुम कब आई? अपनी सिर से उठते हुए मुस्कुरा कर बोला तो रीशा से देखती रहेगी। तुम्हें कोई होश हो तो किसी के आने जाने का इल्म होना। लहजे में हनूज वही मिर्चे थी। वसाम खिलखिलाकर हंस पड़ा था। लगता है आज ये साहिबा नींद में चलकर आई हैं। इसे वाकई ऋषि को देखकर खुशी हो रही थी। शुक्र है खुश हो रही है। हैरानी हो रही होती तो वापस चली जाती। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो इसे शेयर क्यों नहीं कर पा रही, जबकि मोहब्बत का दावा भी नहीं। फॉर गॉड से यार ये झगड़ा घर में कर लेना। मैं फिलहाल इनसे मिलो। ये है न्यू ऑफिस सेक्रेटरी नौशीना अफंदी, और नौशीना ये मेरी मिसेस है ईशा। वसाम ने इसका तारुफ करवाते हुए सेक्रेटरी को बताया था, लेकिन वो तो बस इसके मुंह से निकलने वाले अपने नए नाम में उलझ गई थी। कितना अच्छा लगता था इसके मुंह से ईशा वसाम सुनना। सेक्रेटरी ने मुस्कुराकर हेलो मैडम कहा तो उसने भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते इसका जवाब दिया था। जी कहिए जनाब। आज अचानक छापा मारने की नौबत की पेश आ गई आपको? सेक्रेटरी को फारिग करने के बाद उसकी तरफ रुख करते हुए शौकी से बोला था। मुझे भाई मुन्ने और अपने लिए कुछ शॉपिंग करना है। भैया को अपने कामों और मशागिल से फुर्सत नहीं, इसलिए आपके पास चली आई हूँ। चलो अच्छा किया, खुदा का शुक्र है जो तो हम भी किसी काम है। मुस्कुराते हुए उसने कहा। फिर कोर संभालते हुए उठ खड़ा हुआ तो रीशा भी इसके पीछे निकल आई थी। वैसे ऐसे सरप्राइज देती रहा करो, अच्छा लगता है। गाड़ी का लॉक खोलते उसने कहा था, लेकिन रीशा खामोश रही थी, इसलिए तो इसे शॉपिंग करना था। हकीकत तो ये थी कि इसे काशी के लिए गिफ्ट खरीदना था। वो हमेशा सबसे पहले से विश करती थी और जवाब में काशी से अपना अच्छा सा डिनर करवाता था और शाम इन दोनों के लिए यादगार होती थी। पहली सी दीवानगी ना सही, लेकिन वो इसकी बर्थडे को भूल नहीं सकती थी। सुनो, अगर कोई आपको तोहफा देना चाहे तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? उसे ढेरों परफ्यूम्स दे चुकी थी, इसलिए इस बार जानना चाहती थी कि मर्द को इनके अलावा क्या चीज़ अच्छी लगती है। मुझे तो मोहब्बत अच्छी लगती है, जितनी भी दे दो। वो शौकी से गोया हुआ था। फिर इसकी संजीदगी देखकर खुद ही कहने लगा, एक अच्छी और खूबसूरत शर्ट जिसे जब भी पहनूं देने वाले की मोहब्बत खुशबू की खुशबू है। पता नहीं वो इसे अपनी पसंद बता रहा था या इस खुशफहमी में पागल हो रहा था कि रीशा इसके लिए तोहफा खरीदने का फैसला किया है। वसाम की बात इसे बेहद मकबूल लगी थी, इसलिए इसने अपनी पसंद से एक खूबसूरत 3 पीस सूट लिया था। इसे पैक करवा कर अभी वो पलटना ही चाहती थी कि काशी से टकरा गई। अरे तुम यहाँ? खुशगवार हैरानगी से वो बोली तो काशी मुस्कुरा दिया। भला मुझे भला या नहीं बुलाया नहीं ना तुमने? ऋषि वही शिकवे से पूरे मोहब्बत भरा लहजा। ऋषा का सर झुक गया था। वसाम को अपना दिल झकड़ता महसूस हुआ। मैं भी तुम्हें बुला नहीं सकती थी काशी। ये लो तुम्हारे बर्थडे पर मेरा हदिया खलूस। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो और बड़ी उम्र पाओ। वसाम के हाथ से गिफ्ट लेकर इसने काशी को थमा दिया, जैसे इसने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। वसाम खाली खाली आंखों से देखता रह गया। ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकाल कर पाँव तले कुचल दिया हो, जैसे किसी ने मोहब्बत का यकीन दिलाकर मुँह पर अजनबियत का तमाशा दे मारा हो। मुश्किल एक्सक्यूज करता हुआ वहाँ या ऋषा को छोड़कर इनके दरमियान से निकल आया था। जाने वो वाकई बिजनेस में मसरूफ था या अपनी मसरूफियत किसी में ढूंढ ली थी, लेकिन मुसलसल 1 हफ्ते से इसके घर से अदम मौजूदगी ने ऋषा का दिल कमला कर रख दिया था। वह हर आहट पर चौंक जाती। बाकी इसकी के दिल के अपने से बखूबी अवगत थी। तभी तो मोहब्बत से समझाया कि प्यार और जज्बाती मोहब्बत में कितना फ़र्क है, और ऋषा इस हकीकत को समझने की कोशिश भी ना करती। हर रात नींद आंखों से ओझल होती, लेकिन इस रोज़ जाने कैसे नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई थी। रात के किसी पहर इसे अपनी वजूद मजबूत शिकंजे में जकड़ता महसूस हुआ तो पट से आंखें खोलती थी। इसका नाजुक वजूद वसाम की मजबूत गिरफ्त में था। अपने दफा के लिए इसने खुद को इससे दूर करना चाहा, लेकिन वसाम की ताकत के सामने इसका एहतजाज कमज़ोर कोशिश साबित हुआ था। वो बावजूद चाहने के खुद को इससे दूर ना कर पाती। दिल की धड़कनें उथल-पुथल हो रही थी। पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। भला वो इसकी इतनी गुर्बत की आदि कहाँ थी? किसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती? सुबह कब हुई इसे पता ही ना चला। आज तो अपने आप से भी झिझक रही थी। आंखें खुली तो अच्छी भली रोशनी फैल गई थी। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर वो कमरे से निकलना चाहती थी कि नजर टेबल पर पड़े ताज़ा फूलों के गमले, गुलदस्ते और इसके साथ एक सफ़ेद कागज़ पर पड़ी थी। हैरानगी से धीरे-धीरे चलती हुई टेबल के करीब कागज़ उठा लिया था। जासूस से खोला और तहरीर पर नज़र जमा दी।
लिखा था, प्यारी रीशा, तुम्हें जानकर यकीनन खुशी होगी कि आज मैं हकीकत में तुम्हारी ज़िंदगी से दूर और बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं थक गया हूँ रीशा, मैं तुम्हारी और काशी की भरपूर मोहब्बत से हार गया। वाकई मोहब्बत बस एक फ़रेब नहीं होती और ना ही भीख में मिलती है, लेकिन मैंने तुम्हें चाहा रीशा, दिल की गहराइयों से, इसलिए तुम्हारी खुशी पर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर रहा हूँ। तुम्हारे टेबल के दाएं दराज में एक खाकी लिफाफा पड़ा है, इसमें डाइवोर्स पेपर है, साइन कर देना। हो सके तो मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर देना और मेरे हक में दुआ करना कि मैं तुमसे बिछड़ कर पराए देश में खुद को संभाले ज़िंदगी का बोझ उठा सकूँ। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की छाँव में हमेशा खुश रहो, बात रखे, आमीन। वसाम अहमद। इसे पता ही ना चला कि आंसू कब पलकों की बात तोड़कर गालों पर फिसल आए थे। भला यूं भी मोहब्बत की जाती है वसाम, कोई यूं भी किसी को चाहता है जैसे तुमने चाहा था। इसका दिल चाहा, वो जोर जोर से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी में एक मोहब्बत करने वाले की कुर्बानी पर कहके लगाया। मोहब्बत का जश्न मनाया, लेकिन दिल अजीब उदास हो गया था। वो कमरे से बाहर आए तो दुआ भाभी इसे देखकर हल्का सा हंस पड़ी थी। मुबारक वर्षी, बिलाकर तुमने अपनी मंजिल पा ली है। इसका ज़ाहिर आम सा अंदाज भी इसे सख्त तंज़ महसूस हुआ था। तुमने मोहब्बत का दिल दुखाया है अर्शी, मेरी दुआ है मोहब्बत कभी तुम्हारा दिल ना दुखाए। जाओ काशी को बता दो कि तुम्हें रिहाई मिल गई है। तो सख्त लहजे के बावजूद इनकी आवाज़ भर आई थी। रीशा ने आंसू भरी पूर्ण आंखें उठाकर एक नज़र ने देखा, फिर घर से बाहर निकला। पोर्च में सारन भैया और वसाम दोनों की गाड़ी मौजूद थी। इसने वसाम की गाड़ी इस्तेमाल की और किशान के ऑफिस की तरफ रवाना होगी। 15 मिनट के बाद उसके ऑफिस में थी। सारा स्टाफ चूंकि इससे वाकिफ था, सो बड़ी आसानी से सेक्रेटरी से काशी की मौजूदगी का पूछकर इसके कमरे की तरफ चले, लेकिन अंदर से गूंजते नसवानी कहके ने इसकी कदम वहीं रोक दिए थे। कहाँ गया होगा बेचारा वसी, क्या के बाद किसी ने सवाल किया था, जहाँ भी जाए मुझे क्या, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि वो मेरे रास्ते से निकल गया। पर रीशा भी मेरी है और इसकी तमाम प्रॉपर्टी भी। मोहब्बत और दौलत किसी खुश नसीब को एक साथ मिलती है और मैं खुद को खुश नसीब कहने से हरगिज़ नहीं हिचकिचाऊंगा। बिलाशुबा आवाज़ काशी की ही थी। रीशा को अपने कानों में साएं साएं करती महसूस हुई थी। इसे लगा सातों आसमान एकदम इसके सर पर आन गिरे हो। बहुत जल्दी और बेकरार कदमों से चलती हुई इसे बगैर मिले ऑफिस से बाहर आ गई थी। कामते हाथों से गाड़ी में पड़ा वसाम का मोबाइल उठाकर घर का नंबर डायल किया था। भाभी प्लीज़ बता दीजिए मेरा वसी कहाँ है। दुआ भाभी की आवाज़ सुनते ही वो सिसक पड़ी थी। हमेशा के लिए यूरोप जा रहा है। अर्शी को खुद को तबाह करने, ज़िंदगी से इंतकाम लेने के लिए इसे रोक लो। 11 बजे इसकी फ़्लाइट है। वो चला गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा चंदा, इसे रोक लो। भाभी की बुझी आवाज़ में इसे अपना दिल बुझता हुआ महसूस हुआ था। 11 बजने में 15 मिनट बाकी थे और एयरपोर्ट का फासला बहुत ज़्यादा था। फुल स्पीड से ड्राइव करती हुई मुश्किल एयरपोर्ट पहुंची थी। अपना आप संभाले बिना भागती हुई लॉन्च तक आई थी, लेकिन वक्त ने इसे मात दे दी थी। लंदन जाने वाली फ्लाइट जा चुकी थी। टूटती बिखरती वो वहीं बेंच पर बैठ कर अपना सांस बहाल करने लगी। रह रहकर वसाम का चेहरा निगाहों के हल्के में हलने लगा था। दिल को बुरी तरह इसकी याद सताने लगी। इसे लगा वो जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गई है। कितनी देर वहीं बैठे रहने के बाद दुपट्टे से बेनाज बिखरा बिखरा पुलिया लिया लुटी पुटी वो एयरपोर्ट से लॉन्च से बाहर आई थी। इसे लगा सारा शहर ही बेरौनक हो गया, कहीं जिंदगी की कोई रमक बाकी न रही हो। मोहब्बत ने इसका दिल दुखाया हो। दुआ भाभी की दुआ मुस्तजाब नहीं हुई थी। कामते हाथों से इसने गाड़ी का दरवाजा खोला। मुझे लिए बगैर ही वापस जा रही है अर्शी। वसाम की मनूस आवाज़ पर इसने चौंक कर पीछे देखा और इसे अपने सामने देखकर शश रह गई थी। वसाम के गुलाबी होंठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट बिखरी थी। ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट में वो बड़ा वजीहा लग रहा था। आप वो बुखला ही तो गई थी। वसाम की सितारा सी आंखों में ना गर्व था, ना वहशत, ना रोशनी, और रोशनी ही रोशनी थी। हाँ अर्शी, मेरे जहाज़ में सवार होने से कबल ही दुआ भाभी के इमरजेंसी फ़ोन ने मेरे कदम रोक लिए थे। उन्होंने मुझे बता दिया मेरी दुआएं मुतसाब हो गई हैं। आंखों में जितनी चमक थी, लहजे में इतनी सरशारी थी। हमारे खुशी का रीशा की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। नाना अर्शी, अब ये आंसू कभी भी नहीं बहेंगे, समझी तो। तेजी से आगे बढ़कर इसके आंसू अपनी उंगलियों की पूर पर जज़ब करते हुए उसने कहा था। तो ईशा ने इसके कंधे पर सर टिकाकर सिसक पड़ी थी। मुझे अकेला छोड़ कर जा रहे थे वसी, क्यों यूँ भी कोई करता है। आप आंसू के साथ शिकवा लबों पर आ गया था। वसाम खिलखिलाकर हंस पड़ा था। क्या हुआ? काशी की मोहब्बत का भूत उतर गया सर से। वो तो मेरे सर से उतर गया है। आप अपना हाल सुनाएं। उस पर आदत इसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए रूठे लहजे में बोली थी। ओ माय गॉड, वो तो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत की दाग डालने की हल्की सी कोशिश थी, वरना कसम से तुम्हारे अलावा किसी और को कभी सोचा भी नहीं। मत पूछो कितनी अज़ियत में गुजरे हैं वो दिन। खैर चलो जल्दी चलो, दुआ भाभी शिद्दत से हमारी मुंतज़िर होंगी। हमें इनका भी तो शुक्र अदा करना है ना। मोहब्बत से इसके हाथ हमें वो सामने मुस्कुराकर कहा था, तो रीशा ने भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। पुरखलूस मोहब्बत की कुछ कच्ची खुशबू इनके इर्द गिर्द बिखर गई थी। खुशी और मिलाप की मसरत से सरशार हंसते मुस्कुराते हुए दोनों घर के जाने पर रवाना हो गए थे। सो रीडर से था नावल, और आप लोग बताइए आपको नावल कैसा लगा। मैं इस पर कमेंट ज़रूर करती, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकती। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को नावल कैसा लगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस बार मैंने नहीं दी, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।